यह प्रयाग है, यहाँ धर्म की ध्वजा फहरती है। गंगा भी आकर यहाँ बहन यमुना से मिलती है। जिस व्यक्तित्व से मिलने के लिए पूरी दुनिया आतुर रहती है, मैं उनके साथ मंच पे हूँ तो अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक लाइन में अगर मैं आपकी बात का जवाब दूँ तो क्या, चाहे हम कितने भी आधुनिक हो गए, क्या सूरज और चंद्र की गति टरी है? क्या तारों ने चमकना छोड़ दिया? क्या फूलों ने महकना छोड़ दिया? क्या मुर्गे ने बांग देनी बंद कर दी? बाबा निमिया के पेड़ जनी काटे ओ बाबा, निमिया चिरैया के बसेर। राष्ट्रीय सेवा योजना बेहद उम्दा प्लेटफॉर्म है आपको अपनी प्रतिभा निखारने के लिए, जहां आप 200 बच्चों के साथ आपको रहना होता है, सोना होता है, जगना होता है, टाइम फिक्स होता है, गाना गाना होता है, क्यारियां साफ करनी होती, बाथरूम साफ करने होते, खाना बनवाना होता है। बिखरे सुरों से साज बनाता हूँ, टूटे पंखों से मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायत जमाने की, तब मैं उन सब की आवाज बनाता हूँ। क्या आवाज! सीढ़ी चढ़ना हो, घर में पोछा लगाना हो, सब्जी भूननी हो, इवन कभी कभी कुछ पढ़ाई भी करनी हो तो बिना गाने के होती नहीं थी, पूरा चैप्टर गानों में बना लेती थी। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। मेरा ये मानना है, आप खामोशी से अपना काम करिए, हवाएं आपका नाम गुनगुनाएंगी। पापा मेरा मेरी शान है, तुझ में बसी मेरी जान है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा बेहद खास शो द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह। आज इसमें एक ऐसी मेहमान आई हैं जो बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ बहुत उम्दा काम कर रही हैं। सामान्य तौर पे एक जीवन में किसी एक विधा में अगर हम विशेषज्ञ हो जाएं तो लगता है जीवन सार्थक हो गया, लेकिन आज हमारी जो मेहमान है उन्होंने तमाम क्षेत्रों में बहुत उम्दा काम किया है और लगातार अपना श्रेष्ठ दे रही हैं। परिचय कराते हैं आपका, विस्तार पूर्वक जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में। बेहद उम्दा लेखिका, शिक्षिका, बहुत उम्दा उद्घोषिका, गायिका और न जाने क्या क्या, विस्तार में जानेंगे। डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी आज हमारे बीच में हैं। आप इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर रंजना त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर रंजना पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शिक्षिका होने के साथ ही डॉक्टर रंजना बेहद उम्दा उद्घोषिका, गायिका एवं लेखिका भी हैं। देश के विभिन्न प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री आदि के मंचों का कुशल संचालन कर डॉक्टर रंजना ने राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। संगीत में पारंगत डॉक्टर रंजना तमाम टेलीविजन चैनल्स के रियलिटी शो में बतौर जज भी उपस्थित हुई हैं। अवधी भाषा और उसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर रंजना ने एक सार्थक किताब भी लिखी है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए डॉक्टर रंजना ने राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह में आज जानेंगे डॉक्टर रंजना त्रिपाठी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक
किस्सों के बारे में। स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं पूरी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त एकदम होंगे। बढ़िया, एकदम बढ़िया ये हमारा शो जो है वो बेहद कैजुअल टॉक शो है। जी। कोशिश हम करते हैं कि आपके जीवन के जो ऐसे पन्ने हैं जो बहुत दिन से आपने पलटे नहीं, यात्रा आपकी इतनी रोचक चल रही है, उन पन्नों को बड़े आहिस्ता से पलटा जाए। एक जीवन में किसी एक क्षेत्र में अगर काम करना हो, उसमें महारत हासिल करनी हो, तो अपना सर्वस्व झोंकना पड़ता है, दिन रात तपना पड़ता है। लेकिन जब हम डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी को देखते हैं तो वो बहुत उम्दा लेखिका भी हैं, बहुत उम्दा शिक्षिका भी हैं, गायिका हैं, उद्घोषिका हैं, समाज सेविका हैं और न जाने क्या क्या, जिसके बारे में अभी हम इस साक्षात्कार में जानेंगे। तो ये जो इतने सारे विविध आयाम जीवन में आपने स्थापित किए हैं, इसके बारे में आज जब पलट के देखती हैं तो कैसा लगता है? मतलब ये इतने सारे क्षेत्रों में काम करने की प्रेरणा कैसे मिली? जाहिर है कि अपने परिवार से शुरू करता है, कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा को अपने परिवार से शुरू करता है। परिवार पहला पड़ाव होता है जहाँ से वो ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ता है। हम लोगों के साथ ऐसा रहा, कोई बहुत बताने वाला नहीं था। तो बेसिक एजुकेशन हुई जमुना क्रिश्चियन में, वहाँ का माहौल अलग। उसके बाद फिर मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जब पढ़ने आई तो वास्तव में गाना वहाँ से फेमस हुआ कि सबने कहा कि अरे ये बच्ची तो बहुत अच्छा गाती है। तो हर किसी भी प्रोग्राम में गाने का मौका मिलता था। फिर जब रिजल्ट आते तो कहते अरे तो पढ़ने में भी बहुत तेज़ है। तो अपने आप में अपने टीचर्स की सबकी दुलारी बनती गई और सबका जो जो कुछ था वो सब मुझ में डालते गए। हमारी एक टीचर हुआ करती थी श्रीमती कुसुम लता खरे। वास्तव में अगर ऐसे टीचर आज किसी भी बच्चे को मिले तो वो रंजना त्रिपाठी बन जाएगा। तो जो बीज उन्होंने डाला था मेरे अंदर, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। एक एक शब्द को 100-100 बार बुलवाती थी। उन्होंने मुझे एक अच्छा डिबेटर बनाया। किसी भी डिबेट में मैं आज तक हारी नहीं। मैं कहीं जाती थी, सब कहते थे रंजना आ गई। तो जब वो डिबेट में ले जाती थी तो 100-100 बार प्रैक्टिस करवा के ले जाती थी। कविताएं बोलना सिखाती थी। हम लोग जब पढ़ते थे छोटी क्लासों में तो कविताओं की अंताक्षरी करते थे, उससे मुझे कविताएं याद करने का शौक पैदा हुआ। इस तरह थोड़ा करके सीखते गए और करते गए, और आज भी लगता है बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ये आगे बढ़ने का जो सबसे सरल मार्ग है वो यही है कि ये भूख बनी रहे, बिल्कुल, और ये जिजीविषा जिंदा रहे कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये हमारे जो पूरा इंटरव्यू है वो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पहले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ें, जिसका नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। आपने लोकगीत पे बहुत काम किया है जी। मैं देख रहा था। आपने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में संगीत शास्त्रीयता। जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं और सवाल मेरे बहुत ज्यादा है आपसे, जी। और सब में हम विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, जो आज की पीढ़ी थोड़ा नहीं समझ पाती है। जी। अब गीत और लोकगीत किस तरह से हमारे पूरे, मैं पढ़ रहा था आपकी किताब, पूरे जीवन, जो हमारा पूरा जीवन है यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसमें लोकगीतों की महत्ता को बड़े उम्दा तरीके से आपने रेखांकित किया है। थैंक यू। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा वो किताब जरूर पढ़ें आप लोग। गीत और लोकगीत, अगर सरल भाषा में इन दोनों में हमें अंतर समझा सकें। गीत भी गाया जाता है, लोकगीत भी गाए जाते हैं। लोक का मतलब जनमानस का गीत, जी। बस यहीं पे गीत और लोकगीत अलग हो जाता है। लोकगीत का मतलब मैं बैठे बैठे आपको आपके विषय पे यहाँ बैठ के सुना सकती हूँ कि कभी हम लोग के बहुत दिन हुए, चला बैठ भैया, कुछ आपन कहूँ कुछ तुम्हार सुनो, चला बैठ भैया। इसके लिए गीत अगर हम ढूंढेंगे, खड़ी भाषा में ढूंढेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लोकगीतों की तो त्वरित रचना होती है, जैसा विषय, जैसा वातावरण, जैसी ज़रूरत, वैसे लोकगीत बन जाते हैं। जी। और लोकगीत हम लोग जब पढ़ते थे
तो लोकगीत के एक लोकगीत गाना है तो एक लोकगीत सीख लेते थे। लेकिन लोकगीतों की ओर वास्तविक रुझान मेरा ईटीवी की वजह से हुआ। अच्छा। ईटीवी का एक शो हुआ करता था, फोक जलवा। जी 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 जी। उसके करीब 60 एपिसोड मुझे एज अ जज करने का मौका मिला। क्या बात। और कानपुर के पंडित राम सेवक दुबे जी थे, उतने ज़्यादा उस समय मुझे नहीं आते थे, आज से 15 साल पहले की बात है। बहुत कम गाने आते थे इस तरह के, मतलब एकदम खाँटी लोकगीत बहुत कम आते थे। तो वो जब शूट होता था उसके पहले जो टाइम होता था, बेटा तुम सीख लेना, तुरंत लिखते थे, सिखाते थे और मैं गा के हिट हो जाती थी। तो इस तरह से मेरा लोकगीतों की तरफ रुझान हुआ। तो जब मुझे अवसर मिला था रिसर्च करने का, तब भी मैंने यही सोचा था कि सब लोग करते हैं, कुछ ऐसे विषय को उठाया जाए जिससे समाज को भी कुछ हित हो सके, समाज भी उसको जान सके, समझ सके। और आज की पीढ़ी बहुत सीखना चाहती है, हम पेरेंट्स नहीं सिखा पा रहे उनको। तो ये पीढ़ी का दोष नहीं है, आज हमारी व्यस्तताओं का दोष हो गया। लोकगीतों की तो एक लंबी यात्रा है आपकी और अगले प्रश्न पे उसी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये जानना चाह रहा था कि शिक्षा की ओर आपका बहुत ज़्यादा रुझान रहा प्रारंभिक दौर से ही। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने एमए हिंदी में किया, फिर आपने एमए किया संगीत गायन में, फिर आपने पीएचडी किया, वो भी लोकगीतों पे ही आपने किया है। यूजीसी नेट परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की, वो भी संगीत में ही की है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो कहीं ना कहीं केंद्र में आता है वो है भाषा, और भाषा में भी जब और तह में जाते हैं तो विशेष रूप से लोकगीत की ओर आपका, या अवधी या अपनी ये जो पूर्वांचल की भाषा है उसमें बहुत रुझान आपका है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में को लोक शैली का केंद्र कहा जाता है, वो निश्चित तौर पे हमारी पहचान भी उसी से है। अब ये जो दौर बदल रहा है, इस दौर में अपनी इस पहचान को, या यूं कहीं जो तगमा हमको मिला हुआ है ना ये लोक शैली के केंद्र का, आपको कितना लगता है ये कितना चुनौतीपूर्ण है कि इस बदलते दौर में इस तगमे को हम कैसे बचा के रख पाएंगे आधुनिकीकरण में या वैज्ञानिकता के इस युग में? देखिए, दो चीजें आज के युग में हो गई हैं, एक लॉबिंग हो गई है और एक आप क्या कर सकते हैं। मेरा ये मानना है आप खामोशी से अपना काम करिए, हवाएं आपका नाम गुनगुनाएंगी। तो जब आप इस भावना से आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन लोग आपको स्वीकारेंगे, लोग आपको महत्व देंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। किसी चीज को आना अलग बात होती है, उसे प्रोफेशन बनाना अलग बात होती है। मैंने कभी नहीं ऐसा चाहा कि मैं बहुत मंचों पे गाऊं और मैं ऐसे लोकगीतों की खुशबू फैलाऊं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। लेकिन एज अ टीचर मैंने हमेशा चाहा कि जो बच्चे मेरे संपर्क में रहें, विशेष रूप से मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, आर कन्या पीजी कॉलेज, जहाँ की मैं पढ़ी भी हुई हूँ, वहाँ ईश्वर ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। 18 साल सरकारी सेवा, मैं 18 साल से सरकारी सेवा में हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे संपर्क में रहें उन्हें मैं ये थाती सौंपूँ, और आज मैं ये करती हूँ। मेरे क्लास में मेरे वो बच्चे भी आते हैं जो मेरे संगीत विषय के नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि मैम हम क्या बैठ सकते हैं? बिल्कुल। और बल्कि हमारे चेयरमैन सर हैं श्री पंकज जायसवाल जी, वो तो कहते हैं कि आप लोग अलग से क्लासेस चलाइए और पूरे कॉलेज को संगीत सिखाइए। तो मुझे लगता है कि सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरा इस पे और भी है, जैसे ये आपने जो बताया अपने व्यक्तिगत स्तर पे जो आप प्रयास कर रहे हो बेहद सराहनीय है, उल्लेखनीय है। लेकिन हम जब एज ए होल बात करते हैं ना, समग्रता में बात करते हैं, तो मेरा प्रश्न उससे संबंधित है कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, या यूं कहें जिस रफ्तार से हम बदल रहे हैं, जिस रफ्तार से वैज्ञानिकता हावी होती जा रही है, और जैसा आपने बताया कि अब हमारे पास समय कम हो गया है, अब हम चीज़ों को बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी जो संस्कार थे, हमारे जो अलग अलग रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उसमें कटौतियाँ होती जा रही हैं समयाभाव में। ऐसे में हमारी जो लोक शैली है इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उसको कैसे हम बचा के रख पाएंगे इस आधुनिकता से? एक लाइन में अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं तो क्या, चाहे हम कितने भी आधुनिक हो गए, क्या सूरज और चंद्र की गति टरी है? क्या तारों ने चमकना छोड़ दिया? क्या फूलों ने महकना छोड़ दिया? क्या मुर्गे ने बाल देनी बंद कर दी? आपका कुछ नहीं छूट सकता, लेकिन हमें पूरी मशक्कत के साथ लगना होगा,
अपनी चीज़ों को बचाए रखना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, शादी ब्याह घर में होते हैं तो बाहर से गाने वाले आते हैं और घर के लोग नाचते हैं। पहले घर के लोग गाते थे, बाहर वाले उसमें शरीक होते थे। तो मैंने भी अभी अपने बेटे की शादी की और मैंने 5-6 फंक्शन किए और एक एक रीति रिवाज किया। लोग गुस्साते रहे कि आपने इतना लंबा रख लिया, ऐसे नहीं होता। हमने कहा नहीं, हम एक एक चीज़ करेंगे। अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी बहू कैसे उसको संभालेगी। बिल्कुल सही बात। तो ये हमें प्रयास हमें करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि ये जो गाना है, शिक्षा है, संस्कार, संस्कृति हिंदुस्तान की जान है। ये हट गया तो हिंदुस्तान कहाँ रह जाएगा। आज हिंदुस्तानी संगीत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ संगीत माना जाता है। हमारे रविशंकर जी अब सितार बजाते थे, हमारे जब पंडित हरिप्रसाद जी जब बांसुरी बजाते हैं, देखिए हिरन भागने लगते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है, ये कभी ना छूटी है ना छूटेगी। बस मजबूती से पकड़े रहने की ज़रूरत है, ये मेरा विश्वास है। हम हिंदुस्तानी भारतीय लोग बिना इसके रह ही नहीं सकते। हमारे मोदी जी भी एक बार संसद में कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जगजीत सिंह की गज़ल का उल्लेख किया था कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। उन्होंने गज़ल तो सीखी नहीं, ना किसी ने उनको गाते देखा, लेकिन उन्हें उसका मर्म पता था, इसीलिए उन्होंने उस जगह पे उसका उपयोग किया। तो हमारा संगीत, हमारे गीत, लोकगीत, संस्कृति, धर्म, संस्कार, कुछ भी हो जाए, कितनी भी वैज्ञानिक उन्नति हो जाए, ये हमसे कभी छूट नहीं सकती और हम इससे अलग नहीं रह सकते। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक गीतों में संगीत शास्त्रीयता। मुझे एक बड़ी रोचक बात इसमें मिली। हम लोगों की जो पीढ़ी है, हालांकि फिर भी हम लोग तो मिट्टी से जुड़े, मैं खुद एक छोटे से जनपद से आता हूँ। सिद्धार्थ, आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की तो मैं भी वहाँ का एक जनपद है, वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। बड़े उम्दा तरीके से आपने कितने सही तरीके से आपने संस्कारों को, लोकगीतों को, और किन संस्कारों में हमारे कौन से लोकगीत बजाया जाता है, गाया जाता है, मैं देख रहा था। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, इन्होंने कितने उम्दा तरीके से उसको बांटा है कि लोकगीत कहाँ कहाँ कब कब गाया जाता है। पहला, संस्कार संबंधी लोकगीत, ऋतु संबंधी लोकगीत, व्रत संबंधी लोकगीत, जैसा कि हमारे यहाँ तमाम व्रत माताएं बहनें रखती हैं तो उसमें गाती हैं, देवी देवताओं से संबंधित लोकगीत, व्यवसाय संबंधी लोकगीत, जाति संबंधी लोकगीत, और विविध लोकगीत में झूमर, अलाचारी, पूर्वी, निर्गुण, पराती, भजन, पालना, खेलना। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई इसको पढ़ करके। मैंने कहा कि मतलब कितनी सार्थक ये किताब है कि मतलब आज की जो पीढ़ी जो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लोकगीतों से बहुत जुड़ाव नहीं है। जैसा कि हम जान रहे हैं, हम कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन सारे कल्चर में नहीं इन्वॉल्व हैं। अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव है कॉन्वेंट एजुकेशन का भी। तो लेकिन आपने बड़ा कमाल किया, मेरी तरफ से इसके लिए आप बधाई स्वीकार करें, जो कि हमारी पीढ़ी के लिए, जो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा मुकम्मल दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे ये जान सकें इसके बारे में, उसमें ये किताब बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। लोकगीत की बात हमने की, लोकगीत के बाद ये तो एक पक्ष है आपके जीवन का लोकगीत, लेकिन एक बड़ा मजबूत और सशक्त पक्ष आपके जीवन का है अध्यापन कार्य। 13 वर्ष आप बेसिक शिक्षा में कार्यरत रही और पिछले तकरीबन 5 वर्षों से आप एक परा स्नातक महाविद्यालय में पढ़ा रही हैं, जहाँ पे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ये जो एक अध्यापन यात्रा रही है, चाहे बेसिक शिक्षा की या अभी जो आप पढ़ा रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी जो यात्रा चल रही है, इस अध्यापन यात्रा के बारे में बताइए कि ये यात्रा तकरीबन 18 वर्षों की कैसी रही? जब मैं जमुना क्रिश्चियन में पढ़ती थी, कक्षा 2 में, क्लास 2 में जब मैं पढ़ती थी, मुझे लगता था टीचर कैसे होते हैं, ये कैसे सबको सिखा देते हैं। मुझे आज भी वो डिक्टेशन याद है, आधा ला का कुल्हाड़ी और ऐसे करके शब्द बोलते थे। तो मैं हिंदी हमेशा बहुत सही लिखती थी, हमेशा गुड, फेयर। तो एक नशा चढ़ा था कि मुझे पढ़ना है। फिर मैं घर आती थी, पिताजी मेरे धोती कुर्ता पहनते थे, तो छत पे जाके उनकी धोती पहन के मैं स्केल लेके दरवाजों को पीट पीट के अटेंडेंस लेती थी, पढ़ाती थी। आज भी मेरी अम्मा लोग, मेरी दीदी लोग याद करती हैं। तो फिर मैंने टीचर को समझना शुरू किया कि ये टीचर का रोल का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। पता नहीं था टीचर क्या होते हैं, तब पता चला कि टीचर वो हैं जो हमें पढ़ना सिखाते हैं, जो हमें लिखना सिखाते हैं। तो मुझे लगता क्लास 7th में
4th में मैं फिर आर कन्या में चली गई थी। जब मैं 7th में पहुंची तो एक डायरी का बहुत शौक है। आज भी मेरे पास बहुत अच्छा मेरी डायरियों का कलेक्शन है। कम से कम 700-800 डायरी हैं जो आज भी मुझे किसी को देने का मन नहीं करता। तो एक डायरी पे मैंने अपना नाम लिखा। शादी के पहले मेरा टाइटल वाजपेयी था, रंजना वाजपेयी, MA LT PhD, ये लिखा मैंने। और फिर अपना परिचय लिखा, मेरा नाम रंजना वाजपेयी है, मैं ऐसे पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैंने हर संभव कोशिश की कि कैसे आप टीचर बन सकते हैं। तो फिर वही बात आती, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, सबका बड़ा आशीर्वाद रहा, सबने बहुत सपोर्ट किया। अच्छी से अच्छी किताबें उनके पास आती थी, मुझे देते थे। स्कूल कॉलेज में कोई भी मौका होता था, मुझे अवसर सारे मिलते थे और हमेशा मुझे टॉप पे रखा जाता था और सबका विश्वास मेरे ऊपर था कि रंजना ये काम कर सकती है। फिर जब मैं BA कर रही थी तो फिर इंटर कॉलेज, हमारा इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज आमने सामने, ये 3 सिस्टर कंसर्न है मेरा कॉलेज। आर्य कन्या PG कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम, आर्य कन्या इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम। तो इंटर कॉलेज की टीचर सारी परिचित थी क्योंकि मैं वहीं की पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा कि रंजना अगर तुम ट्रेनिंग कर लो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो नौकरी बहुत बड़ी बात होती थी आज से 30 साल पहले। तो मैंने पूछा कौन सी ट्रेनिंग? LT कर लो। उस समय B.Ed और LT का बहुत जोर था। तो तुरंत BA करने के बाद जब मैं MA करने गई तो मैंने फिर एक पार्ट टाइम जॉब अपने आर्य कन्या कॉलेज में NSVS का किया। मैं NSS की बेस्ट स्टूडेंट रही, मैं अपने कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रही और मैंने फिर वहाँ पार्ट टाइम वो जॉब 2 घंटे का करना शुरू किया। जब मैं वो जॉब कर रही थी तो फिर मुझे लगा नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ बैठना चाहिए जहाँ बैठ के लोग मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं बनाया, पेंसिल नहीं हो, क्या किया, वो नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुम कैसे नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, ये जगह मेरी नहीं है। फिर मैंने LT का एंट्रेंस दिया, मेरा हो गया उसमें, मैंने LT कर ली। LT क्या होता था? LT लाइसेंशिएट ऑफ टीचिंग। ओके। जैसे अपना B.Ed होता है, अब नहीं होता है, अब B.Ed हो गया। उसके बाद शादी हो गई। उस समय तक बन गई थी सरकारी? नहीं, अच्छा। शादी हो गई। LT का रिजल्ट आया, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद गृहस्थी में सब परिवार के लोग थे, देवर पढ़ते थे, सबका खाना बनाना, सारा काम घर का करना, सब करना। फिर मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, पुलिस सेवा में हैं। उस समय उनकी पोस्टिंग फतेहपुर में थी। तो एक दिन वो आए, वो देख रहे थे कि सब बैठे खा रहे थे, मैं एक रोटी ले जाके पहुंचा रही थी। बहुत सीरियस हो गए वो। दूसरे दिन वो गए भी नहीं फतेहपुर। तो हमें क्या हुआ, कुछ बात हो गई? तब तक मेरा बेटा हो गया था। तो हमने कहा कुछ बात हो गई? बोले नहीं, आप तैयार हो जाओ, चलना है कहीं। और उस समय फिर ले जाके उन्होंने मेरा हिंदी लिटरेचर में एडमिशन करवा दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो वो 6 महीने का बच्चा मेरा और पूरे घर की जिम्मेदारी और वो MA करना। फिर मैंने उसे पास किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, MA हिंदी आपने उसी हाँ, उस समय किया। उसके बाद मेरी एक म्यूजिक की जो टीचर थी BA की, डॉक्टर रीला मालवी जी, उन्होंने कहा रंजना MA से हिंदी से MA हो सकता है, म्यूजिक से नहीं हो सकता। तो हमने कहा नहीं दीदी, कर लेंगे म्यूजिक से भी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, मेरा म्यूजिक में भी करवा दो ना। क्या बात। तो बोले पढ़ना है आपको? हमने कहा हाँ, क्या कर लीजिए। तब तक मेरा बच्चा फिर फर्स्ट में जा चुका था। तो मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती थी, अपने घर का सारा काम करके 10:30 बजे तैयार होकर निकल जाती थी। और हमारे पंडित प्रेम कुमार मलिक जी सर थे, उनके पास जाती थी, उनसे घर में सीख के फिर यूनिवर्सिटी क्लास करके फिर घर आती थी। फिर जब MA हो गया तो 99 में फिर ये विशिष्ट BT से निकला था। मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मौका मेरे हाथ से निकल गया था। और मैं ईश्वर जो करता वो अच्छा करता है। उस समय मैं MA कर रही थी, 2000 में मेरा MA कंप्लीट हुआ। फिर चूँकि अच्छे मार्क्स से रिसर्च में एडमिशन मिल गया। जब रिसर्च में एडमिशन लिया मैंने, रिसर्च में आपने संगीत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही, तो रिसर्च में जब एडमिशन लिया तो फिर सबने कहा कि क्यों कर रही हो, तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है। तो हमने कहा नहीं, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। और होता क्या, जब भी आप कुछ करने चलते हैं तो कोई नहीं आपसे खुश होता, सिवाय मैं तो कहूँगी जो कुछ भी मैं कर पाई सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से।
उन्होंने कहा आपको पढ़ना है आप पढ़िए, आप अपना काम कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, कोई कुछ कहता आप मत सोचिए। कभी कभी सुबह निकल जाने के बाद 5 बजे पहुंचते थे, सीख के सब करके। फिर मेरा 2004 में विशेष BTC फिर निकला, फिर मेरा हो गया, तो मैंने उससे ज्वाइन कर लिया। नौकरी की ज़रूरत भी थी, जी। मुझे लगा कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सब कुछ करते हुए मन में एक आस थी कि नहीं, मुझे डिग्री कॉलेज में ही जाना है। और फिर मैंने रिसर्च पूरा किया। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो सबने कहा, किसी ने एक ने मुझे टॉन्ट कर दिया, रिसर्च क्या होता है, सब कर लेते हैं, नेट निकले तो फिर कुछ बात होती है। अब हमने कहा, जबकि आज मैंने 2007 में रिसर्च कर लिया था, उसमें नेट की कोई ज़रूरत नहीं थी डिग्री कॉलेज के लिए। तो मैंने कहा अब चलो, फिर पूरी पढ़ाई, बहुत बहुत विस्तार है उस पढ़ाई का। मैंने कहा नहीं, नेट निकालूंगी मैं छूट गई नेट में। 2005 में मेरा नेट भी हो गया। जब नेट हो गया, डॉक्टरेट हो गई, मेरी किताब आ गई और बेसिक का जॉब चल रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग ने बहुत पहचान दी, पलकों पे रखा मुझे, और सब कहते थे नहीं 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 मैडम, आपके लिए ये जगह नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ और नहीं बताया। बड़े से बड़े मंचों में मुझसे एक बार एक प्रोग्राम में कौन मिला था मुझे, बहुत बड़े लीडर थे वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप क्या करती? मैंने कहा बेसिक विभाग। बेसिक में है आप? जी सर, मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ। मुझे गर्व होता था कि मैं कहीं से भी कुछ देश के लिए कर पा रही हूँ। हम सीमा पे तो नहीं लड़ने जा पाए, लेकिन मेरा मैं ना बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। आज भी मुझे कोई कहे कि आप बूट और वर्दी पहन के चले जाओ तो मैं लड़ने पहुंच जाऊँ, इतना मुझे अपने देश के लिए लगता है। तो मैं लगी रही, रिसर्च पेपर लिखती रही। सब लोग कहे फालतू फटफटाती हो, कुछ नहीं होना। लेकिन टाइम आया, ईश्वर, मेरे पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, और 19 दिसंबर 2017 में मैंने ज्वाइन कर लिया। ये आर्य कन्या PG कॉलेज, वहीं से पढ़ाई भी की थी आपने? जी। क्या बात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और शायद इसके लिए मैं जिसको जितना भी धन्यवाद दूं बहुत कम है। ईश्वर ने, इसके आगे कोई मतलब चाह ही नहीं बची। कि मैं टीचर बनना चाहती थी, टीचर बन गई, डिग्री कॉलेज में जाना चाहती थी, डिग्री कॉलेज में चली गई। तो इसके आगे कुछ लगता ही नहीं। अब लगता है बस मैं और मेरे बच्चे अक्सर ही बातें करते हैं। बहुत ही रोचक यात्रा है, और अभी तो बहुत सारे और भी पड़ाव हैं जो आपको देखने हैं, और ये यात्रा यूं ही रोचक बनी रहे। ये रही आपकी अध्यापन यात्रा, जो पिछले इतने लंबे समय से तकरीबन 2 दशक के आसपास से अध्यापन कार्य में आप पूरी तरह से, पूरी संलिप्तता से लगी हुई हैं। बहुत तन मन धन से। एक बड़ा रोचक तथ्य आपके जीवन में है, वो है मन संचालन का। और मन संचालन में भी तथ्य इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो विधा है, लेकिन तथ्य ये है कि अमूमन किसी भी संचालक के लिए ये बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री के मंच का संचालन करे। आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं पूरे भारत में से, जो एक नहीं बल्कि 4 प्रधानमंत्रियों के मंच का संचालन जिन्होंने किया है। अगर मैं क्रमवार तरीके से देखूं तो PV नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यक्रमों का मंच का संचालन। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आपने वर्तमान राष्ट्रपति महोदय जो है उनके मंच का संचालन किया है। उनका भी किया है, तत्कालीन श्री शंकर दयाल शर्मा जी। अच्छा, उनके मंच का आपने संचालन किया। मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी से लेकर के वर्तमान तक जितने मुख्यमंत्री हुए उनके आपने 50 मंचों के 50 तो केवल इनके किए योगी जी के। तो मतलब इतने सारे मंचों का आपने संचालन किया, वो तो अपने आप में। लेकिन जो एक तथ्य आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ आंकड़ों के रूप में, वो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 4 प्रधानमंत्री, और 4 प्रधानमंत्रियों के न जाने कितने कार्यक्रमों का आपने संचालन किया। एक सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी लड़की, जिसको एक दौर में ये भी नहीं पता था कि जीवन में कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और परिवार में भी कोई ऐसे महत्वपूर्ण पद पे आसीन नहीं था जिसको देख के एक प्रेरणा मिले कि हमको इस मुकाम को छूना है। वो लड़की जो अभाव में पली बड़ी, बहुत ज़्यादा संसाधन ऐसे नहीं थे,
उसने सपना देखा, खुद के दम पे नौकरी पाई और उन मंचों पे पहुंच गई जिस मंच पे पहुंचने की कामना भारत के हर एक व्यक्ति के भीतर होती है कि देश का प्रधानमंत्री हमें देखे, मेरी आवाज पे तालियां बजाए। तो ये मन संचालन की जो यात्रा रही है उसके बारे में बताइए। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। पहली बात तो जैसे जिन जगहों पे मैं जाती हूँ वहाँ के लोग परिचित नहीं होते हैं, तो वो कहीं से सुन के, किसी से सुन के बुलाते हैं बड़े विश्वास के साथ। तो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, इन सब कार्यक्रमों में बड़ी नैतिक, मौलिक, दैहिक आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि कहीं कोई चूक ना हो। मेरे साथ सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि मैं लिख के नहीं बोल पाती, कि लिखा हो सामने और मैं करने लगूं। और चूंकि मैं लिख के नहीं बोलती तो मेरी फिर चौगुनी पाँचगुनी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पे थी झांसी में, पहला कार्यक्रम मैंने उनका किया था, तो मैंने कितना ईश्वर को और अपने माँ बाप को और जिन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ के तत्कालीन डीएम साहब को मन ही मन मैंने इतना धन्यवाद दिया कि जिस व्यक्तित्व से मिलने के लिए पूरी दुनिया आतुर रहती है, मैं उनके साथ मंच पे हूँ, तो अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक वो बना रहता है कि नहीं अब करना है, चलो फिर देखने का मौका मिलता है। तो ये मन संचालन की यात्रा शुरू कैसे हुई? ये मतलब सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की बात तो दूसरी ये लोगों होती है। ने मुझे अवसर देने शुरू किए कि नहीं आप बोलेंगे, आप अच्छा बोलेंगे। मैं बोलती गई और आज तो मुझे याद भी नहीं कि शायद 20-22 हज़ार कार्यक्रम में आज तक अपने जीवन में संचालित कर चुके, जिनमें विदेशों में भी मैंने कार्यक्रम किए। क्या बात है। तो ये बेसिक शिक्षा में चूंकि लंबे समय तक आप रही हैं, तो बेसिक शिक्षा की भूमिका थी कि वहाँ पे कार्यक्रम का संचालन नहीं, किए, बेसिक और लोग शिक्षा कैसे के जाने? पहले भी मैं करती थी। हमारे यहाँ त्रिवेणी महोत्सव होता था जी 2004-5 में मैं करती थी। भले उस समय थोड़े कम अवसर मिलते थे, लेकिन लोग मुझे जगह देते थे। और बेसिक शिक्षा में जब मैं थी तो बेसिक शिक्षा में रहते हुए मैंने माध्यमिक शिक्षा के प्रोग्राम किए, हायर एजुकेशन के प्रोग्राम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम किए, मैंने इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब का कार्यक्रम किया, हाई कोर्ट के कार्यक्रम किए, जयपुर में काम किया। और जब मैं बेसिक में पढ़ती थी तो मैंने नीतीश सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के, 1 साल के अंदर कम से कम 20 कार्यक्रम किए। तो लोग मुझे सुनते थे। बिहार सरकार के कार्यक्रम भी मुझे बहुत मिलते थे। और सबसे बड़ी बात, मेरा कहीं कोई परिचय नहीं, किसी ने कहीं सुन लिया तो नहीं उन मैडम को बुलाना। मैंने रेलवे में बहुत कार्यक्रम किए, मैंने पत्रकारों के बहुत कार्यक्रम किए, न्यूज़पेपर्स के कार्यक्रम किए। आर्मी के आपने किए हैं? आर्मी के तो मैंने मतलब ताबड़तोड़ कार्यक्रम किए। और इसके अलावा मैंने एकेडमिक बहुत प्रोग्राम किए। हाँ, मैंने किसी का कभी कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं किया, चाहे वो किसी कंपनी का हो, आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो शादी ब्याह के हो, किसी के ऐसे किसी कार्यक्रम को मैंने कभी, कारपोरेट्स के हो, मैंने नहीं किए। मेरा एरिया ही इतना रहा इन सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूल कॉलेजेस के। मैं जब नहीं थी, इस असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं थी, तब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम किया। तब मैं बेसिक में थी, लेकिन मुझे वहाँ बुला के उन्होंने वहाँ पे मुझसे कार्यक्रम कंडक्ट करवाया था। योग्यता हो तो मतलब सारी सीमाएं टूट जाती हैं, वो कोई ऐसी सीमा नहीं होती। आपने अपने प्रदेश के बाहर, मैं रेडियो और दूरदर्शन की नियमित कलाकार नहीं हूँ, लेकिन अक्सर वो लोग मुझे बुलाते हैं और अपने प्रोग्राम्स कराते हैं मुझसे। तो आपने प्रदेश की सीमा को तो लांघा ही, लेकिन मैं यूरोप तक गई, वही मैं उसी पे आ रहा यूरोप था तक गई कि आपने प्रदेश की सीमा को तो लांघा ही, कई प्रदेशों में आपने मन संचालन किया, लेकिन आपने देश की सीमा को लांघ करके अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का आपने मन संचालन किया है। तो देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व करना, वो कैसा एक अनुभव होता है? वो अनुभव ऐसा था कि निष्ठा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े स्वामी जी लोग हैं, वैसे ही यूरोप में, पोर्चुगल में स्वामी शिवानंद जी थे। तो अपने यहाँ 2013 में योग डे डिक्लेयर हुआ 21 जून। 21 जून 12 में मैं यूरोप गई थी योग कॉन्फ्रेंस को ही कंडक्ट करने। ओके। और 40-50 लोग उसमें अपने देश से गए थे। मैं उनमें सबसे छोटी थी। उनमें बड़े बड़े लोग थे, सीबीआई के डायरेक्टर, सारे इमाम,
सारे हमारे फादर्स क्रिश्चियनिटी के अलग अलग धर्मों के सर्वधर्म लोग, okay. सर्वधर्म के लोग थे। मैं उनमें सबसे छोटी थी और मैंने वहाँ पोर्चुगल में कंडक्ट किया जब कॉन्फ्रेंस को। और हमारे डॉक्टर गोपाल जी हैं जो पहले एडवाइज़र थे एनएसएस के, वो इसके प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने हम लोगों को अवसर दिया था वहाँ जाने का और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश में लिख के तैयार कराया था। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया लोगों ने कम विद योर हिंदी, तो मैंने हिंदी में किया। मैंने वहाँ पे भजन गाए, मैंने वहाँ पे मंत्रों का वाचन किया। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, बहुत ही बेहतरीन। ये लेकिन अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि मतलब देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व करना, और बहुत सारी और उपलब्धियां आपकी झोली में, उस पर भी बात करेंगे मन संचालन पे, क्योंकि इतने सारे प्रश्न है मेरे पास और हमारा जो फॉर्मेट है उसमें समय बड़ा सीमित है। और मंच संचालन का जो एक सबसे बड़ी बात थी कि 2013 का जो कुंभ हुआ था, जी। उसके 2 महीने पहले स्वामी चिदानंद जी आए थे, परमार्थ वाले। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, एक होटल में एक प्रोग्राम रखा था कि कुंभ के पहले की तैयारी कर लें। उन्होंने वहाँ मुझे सुना। उसके बाद उन्होंने अपना 60th बर्थडे उनका वहाँ सेलिब्रेट हुआ नवंबर में, उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया। और सोचिए आप, पूरे देश के सारे साधु संत उस मंच पे। मुझे लगा मैं कैसे कर पाऊंगी, माँ गंगा का आशीर्वाद जी। बहुत अच्छा है उसमें। और बड़े बड़े अभिनेता उसमें, विवेक ओबराय, अनिल कपूर जी, अपने सारे संतगण, कोई ऐसा नहीं था जो उस मंच पे ना हो। उसका मुझे मौका मिला और वो पूरा 240 देशों में रिले हुआ, तो वो भी मैं ईश्वर की कृपा मानूंगी। अच्छा, ऐसे दौर में जहाँ पे लोग कहते हैं कि पीआर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लाइजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लॉबिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे दौर में बिना किसी लाइजनिंग, बिना किसी लॉबिंग, बिना किसी पीआर एक्सरसाइज के अपनी सरहदों को इतना फैला लेना, इलाहाबाद में रहते हुए, इलाहाबाद को केंद्र बनाते हुए, तो ये योग्यता ही हो सकती है कि मतलब लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं हर जगह कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ बता रहे हैं, तो वहाँ से लोग बुला रहे हैं। ऐसे ही तो ऐसे चीजों का विस्तार ऐसे ही हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बस बहुत धीरे धीरे कभी वो जो आपने कहा, कोई लॉबिंग नहीं, कोई पीआर नहीं। और बहुत सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत, हाँ मैं देखता हूँ आपकी बहुत ज्यादा पोस्ट सोशल मीडिया पे दिखती नहीं है। इलेक्शन के पहले मैंने कम से कम 15 प्रोग्राम 2 महीने के अंदर करे माननीय मुख्यमंत्री जी के। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है ये मेरे लिए है। जी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को वो करते रहे। और बहुत मन से करती हूँ मैं, बहुत मन से करती हूँ। एक और बड़ी रोचक, बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिले हैं, जिनमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार आपकी झोली में आया सन 1993-94 का एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का श्रेष्ठ सम्मान आपको मिला है। पहला, देश का पहला। जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 1993-94 में। और जहां तक मेरी स्मृति काम कर रही है, शायद आप पहली महिला थी जिनकी झोली में ये पुरस्कार गया था। शुरू ही उस साल हुआ है। तो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत सारे लोग एनएसएस से नहीं जुड़े हैं, एनएसएस क्या होता है, और आपको वो जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला वो किस लिए मिला और क्या ऐसा अभूतपूर्व योगदान आपने दिया। मैंने आपसे भी पहले बताया कि मैंने 2 साल के लिए पार्ट टाइम जॉब किया था राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत ही। NSVS, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, जो सीनियर वॉलंटियर्स होते थे उनको 2 साल का एक मौका मिलता था NSV बनने का कि वो करें। उस दौरान मुझे आरडी परेड में जाके कॉन्टिजेंट लीडर बनने का मौका मिला। मैं यूपी की टीम लेके गई थी। आरडी परेड मींस रिपब्लिक डे परेड कैंप, 26 जनवरी का जो होता है राजपथ पे परेड, उसका जो कैंप होता है, तो उसमें मुझे अपने यूपी की टीम को ले जाने का मौका मिला। क्या बात है। उसका प्री आरडी हुआ था पचमढ़ी में। 46 प्रोग्राम ऑफिसर्स में से 12 प्रोग्राम ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से एक मैं थी। उसमें भी मैं सबसे छोटी थी। मैं लेक्चरर तो थी नहीं, मैं प्रोग्राम ऑफिसर भी नहीं थी, मैं NSV थी। मुझसे बड़े बड़े बच्चे मेरे अंडर में थे। जी। तो दिल्ली में जो मेरा परफॉर्मेंस था, मैंने राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करवाया, मैंने PM हाउस में करवाया, वाइस प्रेसिडेंट हाउस में करवाया, तत्कालीन HRD मिनिस्टर थे उनके कैंपस में प्रोग्राम हुआ, प्रीमिसेस में। तो उन सब से भी मेरा बहुत अच्छा, वहाँ सब, अरे ये बच्ची कितना काम करती है, अरे कुछ खाया कि नहीं, ऐसा वैसा, तो सब एकदम हाथों हाथ लिए रहते थे।
उन सारी उपलब्धियों को जोड़ के और जो एज अ वॉलंटियर मैंने एनएसएस के लिए किया, स्लम में काम किया, एजुकेशन के लिए किया, एडल्ट एजुकेशन के लिए किया, सैनिटेशन के लिए किया, एनवायरनमेंट के लिए किया, इन सब चीज़ों का और जितने मैंने कैंप्स वगैरह किए थे, इसके लिए मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना का नेशनल ये अवार्ड दिया था। राष्ट्रीय सेवा योजना बेहद उम्दा प्लेटफॉर्म है आपको अपनी प्रतिभा निखारने के लिए, जहां आप 200 बच्चों के साथ आपको रहना होता है, सोना होता है, जगना होता है, टाइम फिक्स होता है, गाना गाना होता है, क्यारियाँ साफ करनी होती है, बाथरूम साफ करने होते हैं, खाना बनवाना होता है और आपको दुनिया को समझने का मौका मिलता है। और मैं अपने राष्ट्रीय सेवा योजना की भी मैं बेस्ट वॉलंटियर का मुझे अवार्ड कॉलेज से भी मिला था, यूनिवर्सिटी से भी मिला था। इन सारी चीज़ों ने मिला के मुझे नेशनल अवार्डी बना दिया। क्या बात है। तो ये एनएसएस बेसिकली क्या है कि समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उसको कैसे निर्वहन करना है उसकी देखिए, बच्चा जब पढ़ता है ना, जब बच्चा कॉलेज जाता पढ़ने, अपना सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके साथ साथ वो समाज से कैसे जुड़े, उसका माध्यम है राष्ट्रीय सेवा योजना। ये 1969 में महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर इसकी शुरुआत की गई थी। कि बच्चों को क्या, युवा पीढ़ी को, ये सामान्य तौर पे डिग्री कॉलेज में बातें हैं तभी, और नहीं कई स्टेट्स में इंटर कॉलेज में भी है। हमारे यूपी में इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज से है। इसका मोटो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। क्या बात है। तो कितने वर्ष लगभग जुड़ी रही हैं आप एनएसएस? मैं 88 से आज तक। क्या एनएसएस तो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। 3 साल में अपने यहाँ प्रभारी भी रही, आर कन्या पीजी कॉलेज में भी, और फिर अब 1 साल का ब्रेक किया है। क्या बात। लेकिन जुड़ी मैं निरंतर। लेकिन ये बड़ी बात है, इतने सारे पुरस्कार। आपको स्टेट से भी तो सम्मान मिला है इसके लिए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय सेवा योजना सम्मान 1994 में राज्यपाल महोदय द्वारा। जी जी। तो मैं देख रहा था, ये आपको कॉमनवेल्थ यूथ एशिया अवार्ड भी मिला है श्रीलंका। बड़ी इसकी भी रोचक कहानी है कि जब ये अवार्ड के लिए मेरे इन्फॉर्मेशन आई, तब ये अवार्ड देने वाले मेरे घर और मेरा पता ढूंढ रहे थे, क्योंकि बच्चा और मुझे पता भी नहीं था कि किसने मुझे इसके लिए चुना। और मैं डॉक्टर भगवान प्रकाश जी का नाम लूंगी, जो एडवाइजर थे उस समय, आरडी परेड में भी थे। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ के मुझे ये कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड मिल गया। ये श्रीलंका मुझे 10 डेज का प्लेसमेंट मिला था। क्या कि बाहर रह के आप समझिए जानिए। और हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को, वहाँ 14 को होता है। तो हम लोगों ने दोनों दिन सेलिब्रेट किया था। तो श्रीलंका में 10 दिन आप जी 10 दिन हम लोग रहे, पूरे श्रीलंका में घूमे, वहाँ को समझा, देखा, ट्राइबल्स को देखा। जी। तो ये अनुभव कैसा था? मतलब ये कॉमनवेल्थ यूथ एशिया अवार्ड ना? ये इंटरनेशनल अवार्ड था और छोटा बच्चा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आपको मौका मिला है तो आपको जरूर जाना चाहिए। तो अकेले गई थी आप? अकेले गए थे। बच्चे को तो मेरी भाभी हैं जी, श्रीमती नीरू वाजपेयी, उनके भी मेरे बेटे से 3 महीने बाद उनको भी बेटा हुआ था। तो उन्होंने 10-12 दिन तक दोनों बच्चों को पाला। और जब भी मैं कहीं भी गई, उन्होंने ही मेरे बच्चे की देख रेख की। मेरी छोटी बहन गौरी ओझा, उसने, इन सब ने मिलके मेरी गृहस्थी को वो संभालते थे जब मैं नहीं होती थी। नहीं, तो ये तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जहाँ कहीं भी खड़ा होता है उसमें परिवार की बहुत विशेष भूमिका होती है। उस वक्त कोई ना होता तो बच्चे को लेकर के कहाँ आप श्रीलंका जाना और सारी चीजें। तो जैसा कि आपने बताया 2 दिन में मेरा पासपोर्ट बन के आया था। क्या बात है। इंडिया गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आई थी, 2 दिन में मेरा पासपोर्ट। नहीं, ये बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं तो जब सारा सब कुछ आपका जो एक जर्नी रही है उसको नोट कर रहा था, जगह कम पड़ रही थी। मैं सोच रहा था इसे घंटे सवा घंटे के एपिसोड में समेटूंगा कैसे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है, लेकिन उसके पहले लोकगीत पे आपने बहुत सारा काम किया है। अभी मैं देख रहा था लोक शैली पे भी। एक कुछ अगर छोटा सा लोकगीत अगर आप गुनगुना सकती हो। जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, हम बेटियां हैं, बेटी, मायका, घर द्वार, उसी पे है एक बहुत अच्छा। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटे ओ बाबा, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले पीरन की, बलैया ले बीरन की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा।
मज़े की बात ये है कि मैंने अब 2-3 लोगों के और भी इंटरव्यूज़ किए हैं जो इस सेक्टर से हैं, और कहीं ना कहीं सभी इस गीत का जिक्र ज़रूर करते हैं, विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि वो एक दिल के करीब। एग्जैक्टली और गाना बजाना तो दिल से होता है, दिल से ही होता है, मशीन तो दूसरी चीज होती है। तो हमें अपने दूसरे सेगमेंट की ओर भी आगे बढ़ना है, लेकिन एक प्रश्न मेरा और शेष रह गया है। हालांकि इसका आंशिक उत्तर मिला है, लेकिन मैं चाहूँगा पूरा उत्तर मिल जाए कि किताब जो आपने लिखी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में संगीत शास्त्रीयता, इसकी मूल प्रेरणा, मतलब क्योंकि लेखन में आपकी रुचि पहले से थी, जैसा कि आपने बताया डायरी लिखने का शौक आपको बहुत रहा, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब पुस्तक लिखने, क्योंकि बहुत कठिन काम होता है। हमारे तत्कालीन एचओडी जो थे उस समय, इस समय वीसी हैं ग्वालियर में, मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर जी उस समय एचओडी थे। तो मुझे जब मैंने रिसर्च के लिए कहा तो बोले कि रिसर्च कभी भी मशीनी नहीं होता, आप दिल से जो विषय चुनो जिसको आप कर पाओ, जिसको करने में कहीं रोड़ा ना आए और कहीं से आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पहले फिर संगीत और समाज सेवा इस तरह करके कुछ बनाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं निकल रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, 2-4 गाने निकलते, 1-2 चैप्टर्स निकलते। फिर अक्सर लोकगीतों को लोग बहुत हल्के उससे देखते हैं कि अरे रे लोकगीत गाते हैं, अरे रे लोकगीत गाती हैं। तो लोकगीत भी तो हमारे संगीत का पार्ट है। तो लोकगीत में कहाँ कहाँ शास्त्रीय संगीत है, लोकगीत में क्या क्या चीज़ें हैं जो शास्त्रीय संगीत से कनेक्ट होती हैं। तो उन्होंने ये टॉपिक सुझाया, फिर इसको और अच्छे से करके मैंने किया। ये उन्होंने ही मुझे सुझाया था, हमारे एचओडी सर ने। क्या शुभ नाम बताया आपने? उनका प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर, जो इस समय माननीय कुलपति हैं। अरे वाह, ग्वालियर में, क्या बात, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में। उनको हमारा प्रणाम पहुंचे, पहुंचेगा। जिन्होंने इतनी खूबसूरत सी प्रेरणा दी और इतनी खूबसूरत आपने एक किताब लिखी, मुकम्मल हुई। कविताओं के प्रति आपका बड़ा रुझान है, मैं देखता हूँ मंचों पे मैंने आपको संचालन करते हुए सुना है, और क्या कमाल की कविताओं को कोट करती हैं आप, और क्या बेहतरीन पंक्तियों को कोट करती हैं, चाहे वो शायरी हो या कविताएं हो, वो मैं देखता हूँ उसका बहुत ही उम्दा संकलन आपके पास है। जी जी। तो कविताएं लिखती भी हैं आप, या मतलब कविताएं पढ़ना आपको पसंद है? मैं तो लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ कि वो आपके पढ़ने लायक नहीं है। या आप ये कह सकते हैं उसकी प्रेरणा मुझे नहीं मिल पाई। एक आध बार लिख के दिखाया तो बड़ा उन लोगों ने, है संग दिल माने तो पत्थर, तो ये ऐसा, तो फिर मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन मैंने कविताएं याद बहुत की, बहुत याद की, और बहुत याद की, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, आपके जीवन में भी आई होंगी, अभी भी आती होंगी अलग अलग परिस्थितियों में। तो जब चुनौतीपूर्ण स्थिति जीवन में आती है तो कौन सी ऐसी कविता है जो आपको संबल देती है, या जो आपके दिल के करीब हो, जो ढाढ़स बताती हो कि नहीं अभी चलना है? चुनौतियां 2 तरह की होती हैं। एक जो पहली चुनौती, उससे संबंधित कविता जब मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पीड़ा है। जी, आप प्लीज। हाँ ना, तो उसकी कुछ ऐसा है कि मोती नहीं हूँ, रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, और दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ, और मुझ में और उसमें केवल मुकद्दर का फर्क है, नहीं तो आदमी उसके जितना तो मैं भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और कभी कोई कहते हैं, जब टीचर्स के लिए, स्पेशली जब मैं बेसिक में थी या आज भी, टीचर करता क्या है, तब बहुत तकलीफ होती है, तब बहुत पीड़ा आती है। फिर मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं जी, कि बिखरे सुरों से साज बनाता हूँ, टूटे पंखों से मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायत जमाने की, तब मैं उन सब की आवाज बनाता हूँ। क्या बात। और लोग तो बनाते होंगे चांद पर घर अपना, मैं इन्हीं टूटी फूटी ईंटों से देश की बुनियाद बनाता हूँ। क्या बात है, क्या ये बात। मैं टीचर हूँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। टूटे फूटे ईंटों से देश की बुनियाद बनाता हूँ। क्या बात है, बहुत उम्दा। हमारे बच्चे जो आते हैं आज बहुत अच्छे परिवारों से नहीं आते, लेकिन मेरी आंख के सामने से किसी भी बच्चे की पढ़ाई फीस के अभाव में नहीं रुक सकती, कॉपी किताब के अभाव में नहीं रुक सकती, उसके खाने के अभाव में नहीं रुक सकती, उसके कपड़ों के अभाव में नहीं रुक सकती। ये मैंने अपने मन में ठाना हुआ है, और मैं करती हूँ बिना किसी प्रोपेगेंडा के। जी जी जी। और ऐसा नहीं केवल मैं म्यूजिक के बच्चों की मदद करती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का
बच्चा फीस क्योंकि नहीं दे पा मूलतः रहा। तो आप शिक्षिका रही जी, हैं जी। और और दूसरा हूँ, एनएसएस से आपका जुड़ाव मैं, है, आज भी हूँ। तो और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे शिक्षक के नाम पे, तो आपने विषय की जो सीमा रेखा है उस पे आप कभी बंधी ही नहीं? कभी किसी नहीं, सीमा में? सारा जहां हमारा, हमारे कॉलेज के बच्चे भी नहीं, बहुत ऐसे और बच्चे एनएसएस हैं। का क्या आपने बताया था अभी? मैं नहीं, आप, मैं नहीं मैं नहीं, आप, कुछ बहुत भी उम्दा, मेरा नहीं है। बहुत उम्दा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला जो सेगमेंट था वो यहाँ समाप्त होता है, Thank जिसका you. नाम था कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। जी। आपकी इजाजत हो तो अपने अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है पहली पहली बार। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में वो कभी ना कभी पहली बार घटित हुआ होता है, और जो पहली बार घटना होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में अंकित हो जाता है, हमारे मानस पटल पे अंकित हो जाता है। अगर हम उसको याद करते हैं तो अभी भी ना एक अजीब किस्म का नॉस्टैल्जिया होता है। तो पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे, आपके उन स्मृतियों में जाने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न इस सेगमेंट का, सबसे पहली बार डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी को कब ये एहसास हुआ कि आप में एक गायिका भी वास करती है? बचपन से रेडियो में स्वर मिला के, सीढ़ी चढ़ना हो, घर में पोछा लगाना हो, सब्जी भूननी हो, इवन कभी कभी कुछ पढ़ाई भी करनी हो तो बिना गाने के होती नहीं थी, पूरा चैप्टर गानों में बना लेती थी। अच्छा, आपका तो जो बचपना रहा होगा वो वही रेडियो वाला रहा होगा, टीवी वगैरह तो उतनी थी नहीं। मतलब ये गाना दूसरे के अगर नीचे घर में सामने किसी घर में बज रहा, जल्दी से खोल के उसको लिख लेना है और फिर याद कर करके गाना है। बचपना कोई बताइए ना, कोई ऐसा गीत जो सबसे ज्यादा वो बाल मानस पटल में सबसे पहले जो मैंने गीत गाया था, क्लास 2 में मैं पढ़ती थी, ए मेरे वतन के लोगों गाया था जमुना क्रिश्चियन में 15 अगस्त को। और वो गाना गाते समय मुझे पता नहीं था गाना कैसे गाया जाता है, याद था गाना पूरा, दोनों ऐसे सावधान के मुद्रा में हाथ करके पूरा गाना मैं गा के हट गई थी। और जब तालियां बज रही थी तब पता चला मैंने गाना गाया। जी जी। तो वो मतलब वो और हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रेयर होती थी जिसमें एक क्रिश्चियन कॉलेज था, जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाए हम। क्या बात है। प्रेम की ज्योति कम ना हो, बुझते दिए जलाए हम। वो आज भी मुझे याद है। और कोई गीत जो बचपन में बहुत पसंद होता हो गुनगुनाना? हम लोगों के समय में क्या था, इतनी चीजें नहीं थी, तो हम लोग जहाँ रहते हैं कीटगंज में, अम्मा पिताजी का जो घर है ऐसे 2 पोर्शन में था कि एक सीढ़ी जाके 2 पोर्शन को डिवाइड करती थी। एक हमारी फैमिली थी, एक पंजाबी फैमिली थी। एक्सीलेंट फैमिली थी वो, बहुत एकदम। हम लोग के चार्ट बनाने हो कॉलेज के, फूल बनाना, पति पप्पू भैया, गप्पी भैया, ओम भैया, सब वो लोग बनाते थे, माताजी पिताजी। उन लोगों का ताल्लुक जो था वो रामकृष्ण मिशन से था। अच्छा। हमारे पिताजी करपात्री महाराज जी के पास जाते थे, तो हम लोग ने बचपन में माघ मेला भी रोज घूमा है पैदल जाके, और वो चिक्की खा के मूंगफली वाली। हमारे जैसा बचपन अच्छों को नसीब नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उनके यहाँ स्वामी जी आते थे, कभी खाना वाना जब वो करती थी, स्वामी जी आते थे रामकृष्ण मिशन से, तो ये होता था, अरे कालो को बुला लो, गाना सुना देगी। अच्छा, आपके बचपन का नाम कालो? तो वो तो क्या कहते हैं, बोले आप तो मतलब श्वेत रंग की है। पता नहीं, प्यार से रखा होगा। तो फिर मैं हाथ जोड़ के 2 गाने सुनाती थी, एक तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और एक यशोमती मैया से बोले नंदलाला। पहला फिल्मी गाना जो मैंने गाया था किसी असेंबली में, वो आर कन्या इंटर कॉलेज में सैटरडे की असेंबली में गाया था। मुकेश जी का गाना था, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। तो वो गाना लगा कि ये होता था गाने में, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं है, तब तो ये इतना थी स्ट्रिक्टनेस, तो लगता था इसमें तो कुछ नहीं है, तो यही गाना गा लेते हैं। और तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या गानों का मतलब नहीं पता था। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तो बहुत गानों, वो 2 लाइनें सुनाइए ना। गानों का मतलब नहीं पता था, लेकिन गाने अच्छे लगते थे। जी जी जी। वो हम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो अगर सुना सके। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, क्या बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद। गला बहुत खराब है, लेकिन अब आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा बड़े लोग, बड़े सिंगर्स ऐसा कहते हैं। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ कि गला खराब है। जी जी। सबसे पहला, हालांकि आप कह रहे हैं कि बीते, मतलब ये प्रश्न का मेरे हिस्सा था, लेकिन आपने इसका उत्तर आंशिक रूप से पहले दिया है कि सबसे पहला मन संचालन जो आपकी स्मृति में हो, सबसे पहला बड़ा ना, सबसे पहली बार जब आप, मतलब शायद तो पता भी नहीं होता होगा ये मन संचालन है कि क्या है, बस बोलना है मंच पे खड़े होकर के। जी, मैंने किया था। मैं 5th में पढ़ती थी। 15 अगस्त का संचालन एक टीचर कर रही थी हमारे यहाँ, और 5th या 6th में मैं पढ़ती थी। वो शायद किसी काम से गई, और जो कविता या कुछ जो चल रहा था वो खत्म हो गया था। तो हमारी वही खड़ी का, तुम खड़ी होके बोलो, अच्छा होनी, तुम खड़ी। तो मैं बोलने लगी थी, और सबने कहा भाई तुमने तो बहुत अच्छा बोला। गाइडिंग में थी, गाइडिंग के प्रोग्राम्स होते थे, तो मैं, वो मेरा था सबसे पहला है। सबसे पहला। क्या बात है। तो आज आप जहाँ कहीं भी खड़ी हैं, उसमें वो क्लास 5th में वो किसी टीचर की अनुपस्थिति हमारी में जो आपको कुसुमलता अवसर मिला, कुसुमलता उसने बुनियाद रखी। बिल्कुल। सबने कहा तुम तो अच्छा बोलती हो। कैसे मतलब जुड़ते हैं ना, मतलब तो लोग मुझसे भाषण दिलवाते थे कि तुम 15 अगस्त पे बोलना। 26 लगातार मैं जब तक आर्य कन्या में पढ़ती रही, हर मौके पे मेरा कुछ ना कुछ जरूर रहता था। कभी मुझे मैथिली शरण गुप्त बना के खड़ा कर दिया जाता था। मैंने प्ले बहुत किए, झांसी की रानी, अच्छा, बादशाह राम की बगिया, सिंहासन तो मतलब आपके परिचय में अभिनेत्री भी जोड़ दिया गया। नहीं, सम्राट अशोक में बनी थी खुद। क्या बहुत किया मैंने। क्या बात है। हम सभी का जीवन, मतलब सफलता हमारे हिस्से अगर आती है, एक सफलता आती है तो 4 असफलताएं भी होती हैं, और सबके जीवन में होती हैं। सब असफलता छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। सबसे पहली बार डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी के जीवन में कौन सी ऐसी असफलता थी जिस पे खूब फूट के रोना आया था, यार ये क्या, मतलब ये नहीं होना चाहिए था यार? बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा जापान जाने का बना था। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से, और बड़ा अच्छे से मुझे पता था कि अब मुझे जाना है, सब फॉर्म वॉर्म भर के भेज दिया था। लेकिन जो आप लॉबिंग वाली बात करते हैं ना, तो कि मेरा कुछ था नहीं, तो इसलिए मेरा नाम कट गया था। रोई तो नहीं मैंने लैंडलाइन फ़ोन से संबंधित को फ़ोन लगाया, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम इस बार नहीं है, अगली बार कभी भेज दें। कहा मत भेजिएगा, आप मेरे ऊपर एहसान मत करिएगा। मुझे जाना होगा, मैं अपने दम पे चली जाऊंगी। तकलीफ हुई थी, रोई नहीं मैं। तकलीफ ये हुई थी कि जो देने वाला बैठा है उसे इम्पार्शियल होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर वही बात है कि आप अपना काम करते रहिए। हाँ, आपने हासिल बिल्कुल, कर लिया जीवन बिल्कुल। में। लेकिन हाँ, ये है कि वो कहीं ना कहीं एक कसक तो बिल्कुल रहती है मन जी, में कि क्योंकि हम पूरी काबिल प्लानिंग थे, हो चुकी योग्य थी, थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी। फर्स्ट नंबर पे मेरा नाम था। जी जी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। आज आप जिस मुकाम पे खड़ी हैं, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसमें आपकी अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन सबसे जीवन की जो सबसे पहली कमाई होती है वो हमेशा याद रहती है, हमेशा याद रहती है। कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पे बैठा हो, आपके जीवन की सबसे पहली कमाई कितनी थी? सबसे पहली कमाई जो खुद के 5 रुपए। अच्छा। वो मुझे कविता बोलने पे मिली थी। अच्छा। क्लास 4th में। अच्छा। 5 रुपए। तो वो स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से। तो वो तो मतलब फिर मल्टीप्लाई होता चले। हाँ, वो तो फिर हाँ। और जब मुझे सरकारी नौकरी की पहली सैलरी मिली, तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड से पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी हो। तो हमने कहा ये बाबूजी को देना चाहते, अपने पूज्य ससुर जी को, और लेकिन हम अपने पिताजी को भी देना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोले कि तुम ये पूरा दे दो बाबूजी को, और अपने पिताजी को भी पूरा दे दो, वो पैसा मैं दूंगा। क्या बात। तो दोनों लोगों को ये लगा कि हमने पूरी सैलरी उन लोगों को दे दी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे। मैं देख रहा था आपकी किताब भी आपने अपने ससुर को जी को समर्पित वो मुझे की। बहुत मानते थे, और वो कहते थे ये मेरा 6वां बेटा है। हालांकि हमारे ससुराल बहुत एकदम ऑर्थोडॉक्स जैसे लोग, लेकिन हमेशा मेरे ससुर जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे ससुराल में इकलौते ऐसे वो थे जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते थे कि नहीं वो ये काम करेगी, उनको उसको रोकना नहीं है किसी चीज़ में। जी। सबसे पहली आपकी कोई सहेली या दोस्त, सबसे पहली जो आपकी स्मृति में याद आ रहा हो?
अब जब मैं जमुना क्रिश्चियन में पढ़ती थी, अंजना श्रीवास्तव नहीं, थी। जमुना क्रिश्चियन में आपने अच्छा प्रारंभिक शिक्षा वहां से ली? थर्ड तक। ओके। केजी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहली सहेली वही थी अंजना। अंजना। तो श्रीवास्तव। आज है, अभी भी हाँ, टच में हम है? लोग मिलते हैं। वही इलाहाबाद में? जी जी जी। क्या बात। और जब आरकन्या अंजना जी, में, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो तो देख लीजिए। और जब मैं आरकन्या में आई तो मेरी पहली सहेली बनी अंजू श्रीवास्तव। अच्छा, सब जो आज अंजू वाली है? हाँ, अंजना। अंजू आज भी मैं जिसके यहाँ से होके आ रही हूँ वो अरुणा है। क्या बात है, मतलब एक का बड़ा गहरा प्रभाव है जी, आपके जी, जीवन जी, में। जी। सबसे पहली बार, चूंकि हम लोग जिस तरह की पारिवारिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, उसमें अखबार में खबर उबर छपना बहुत बड़ी बात होती है, जी, पहली जी, बार, जी है ना? जी जी। तो सबसे पहली बार जो आपकी स्मृति में आता हो कि आपका नाम अखबार में आया हो या आपके लिए कोई आर्टिकल? मैं 4th में पढ़ती थी, तो एक कहीं के महाराजा आए थे आरकन्या, जिनको कहा गया कि महाराजा कहाँ के थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो मैंने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। अच्छा। ये मेरा हिट गाना रहा शुरू से। तो दूसरे दिन पेपर में निकला था, कुमारी रंजना का गीत सराहनीय रहा। आज अच्छा। मुझे लाइन याद है। अच्छा। तो मैं सबको आज भी वो मेरे मायके में पेपर होगा, तो मैंने सबको दिखाया था। फोन मोबाइल कुछ था नहीं, मेरा नाम निकला। बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब अखबार में तो उस आपके दौर में तो जब आप 4th में रही होंगी, बहुत बड़ी बात रहती है। ये है बात 80s की। बहुत बड़ी बात होती थी उस कहाँ के महाराजा आए थे आरकन्या इंटर कॉलेज में, जी। तो उनके उसमें प्रोग्राम हुआ था, तब मैंने गाया था। उसके बाद से तो खैर एक लंबी श्रृंखला है, अब तो मतलब आपके नाम के पूरे आर्टिकल्स आते हैं। और हमारे जो मीडिया है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, हमारे भाई सब मानते भी बहुत। नहीं, मैं देखता हूँ आपको, जो भी कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, कई सारे मीडिया हाउसेस के बड़े इवेंट्स हैं जो आपने होस्ट ये किए संदीप हैं। मारवा जी का जो स्टूडियो है, उन्होंने एकदम लाइफ टाइम मुझे मेंबरशिप दे रखी है। अच्छा जी। अच्छा, संगीत में आपकी रुचि है, गायन में आपकी रुचि है, तो सबसे पहला वाद्य यंत्र जो आपने खुद खरीदा हो वो कौन सा रहा? हारमोनियम था, मेरे हस्बैंड ने दिलवाया था शादी के बाद। अच्छा, मतलब विवाह के पहले कोई। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र हारमोनियम। हारमोनियम को लगता है संगीत में जिनकी रुचि है वो सबसे पहला वाद्य यंत्र वही अच्छा है, खरीदते क्योंकि हैं एक लोग। एसेंशियल है, जी जी पार्ट जी। है। लेखन में और पाठन में दोनों में आपकी बड़ी रुचि रही है। तो सबसे पहला उपन्यास जो आपकी स्मृति का रानू का अच्छा जलते जख्म। अच्छा, सबसे पहला। मैं क्लास 2nd में थी, तब मैं नॉवेल पढ़ती थी, क्या बात कर रानू रही हैं के, आप? मनोज के, और मैं बहुत पढ़ती थी और 2-2 घंटे में खत्म कर देती थी, और घर में कोई पढ़ने नहीं देता था तो टाड़ में छुप के पढ़ती मतलब थी। क्रांतिकारी आप तो, मतलब क्लास 2nd में आपने जी, पढ़ा? मैं पढ़ती थी। और मतलब अद्भुत बात आप। और मेरे लिए फिर किराए पे आती थी किताबें। अच्छा। कोई ऐसी मैगजीन नहीं होती थी, कादम्बनी, धर्मयुग, ये सरिता, मेरे लिए मैगजीन पे मतलब आती थी। और पढ़ने का इतना शौक था कि बांस के जब कागज़ के अखबार के लिफाफों में कोई सामान आता था घर में, तो उसको फेंकने के पहले मैं एक बार पढ़ती ज़रूर थी कि इसमें कुछ काम की चीज़ तो नहीं है। मैं तब से पेपर पढ़ती थी जब मुझे ये नहीं पता था कि जो बोल्ड लेटर्स में जो हेडिंग होती है उसके नीचे उसका डिटेल होता है। तो एक बार मैंने पिताजी से पूछा कि ये आप कहाँ से पढ़ के सुना रहे हो, जैसे कोई खबर उन्होंने सुनाई फिर उसके साथ ये हुआ, तो मैं पूछती थी कि आप कहाँ से पढ़ के सुना रहे हो, तो अब उन्होंने कहा कि ये देखो बेटा, इसके नीचे ऐसे लिखा रहता है। मैं बहुत छोटे से अखबार भी पढ़ने लगी थी। ईश्वर ना हमें कोई ना कोई ऐसा हुनर दे के भेजता है, सबको विशेष बनाया है ईश्वर ने, बस हमें पहचानने की जरूरत है। मैं तो लिटरली शॉक्ड हूँ सुन करके कि क्लास 2nd में आप उपन्यास पढ़ती थी। जी, कर्ण था जी, रंग भारती हाई स्कूल की, ये सब मैं पढ़ चुकी थी। दीदी थी, मेरे भैया लोग थे, वो जो मैंने बताया जो पंजाबी फैमिली थी, जी, जी, तो मैं उनके यहाँ कोई किताब आती थी, कोई बाहर से आता था, मैगजीन वगैरह सब मैं पढ़ती थी। जी, जी। पढ़ती बहुत थी मैं। अच्छा, आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपका दौर जो था, जब आप बाल्यकाल में रही होंगी या फिर जब आपकी शादी हुई और सारी चीजें, तो उस दौर में ये सोशल मीडिया, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये फोन, ये सब कुछ इतना नहीं था। लैंडलाइन रहा होगा, लैंडलाइन भी हमको लगता है कहीं कॉलोनी में किसी के यहाँ होगा तो फिर हाँ, फोन आता तो वेट करते थे। जैसे जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो वो टेलीकास्ट हो रहा था, तो वो सबके घर टीवी भी नहीं होता था, तो हमारे मोहल्ले में एक टीवी पे बहुत सारे लोगों ने बैठ के देखा था उसको। जी, जी, जी। मैंने फोन किया था, फिर लोग वेट करते थे अब फोन आएगा, क्योंकि त्रिवेंद्रम में वो सेरेमनी हुई थी।
तो वहाँ चूंकि दूर था और तब भी मैं अकेले गई थी। तो मेरा इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि वो दौर विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें आपसे कोई बात कहनी है तो पत्र का सहारा लेना होता था। हम पत्र भेजते थे और उनमें जो भावनाएं उड़ेलते थे ना, वो मतलब कमाल का। तो सबसे पहला पत्र मैंने आपने किसको लिखा? अपने बाबा को लिखा था मैंने। सबसे पहला पत्र मेरे बाबा स्वर्गीय श्री सधन लाल वाजपेयी जी थे और बड़े सामाजिक, बड़े मितव्ययी और बड़े नियम से चलने वाले। तो उनको लगता था कि ये कालो बहुत अच्छा पढ़ रही है, तो वो अक्सर चिट्ठियाँ लिखते थे कि पढ़ना, फिर पोजीशन भी आए तो अच्छा, ऐसा भी हो। तो मैं उनको जवाब देती थी कि ऐसे ऐसे दादा हमने पढ़, हम लोग दादा कहते थे कि दादा हमने ऐसे ऐसे पढ़ लिया है और फिर आएंगे हम लोग गर्मी छुट्टी में, फिर आपको बताएंगे। तो एक पत्र लिखने का तरीका भी होता था ना कि शेष मिलने पर छोटों को प्यार। जब मैं खुद ही छोटी थी तो मैं लिखती थी छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, आपकी कालो। वो एक लेकिन हाँ, चिट्ठी लोग कहते मैं लिखती बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ, क्या ये कहते कि ये क्या उम्र रही होगी जब बाबा को आपने पहली चिट्ठी लिखी? 3rd 4th, जब 3rd के बाद स्कूल बदला तब भी। हाँ, मतलब बड़े कम उम्र में ही आपने सारी चीजें शुरू कर दी थी। मतलब 3rd में ही पहली चिट्ठी आपने लिखी, क्या बात। तो बाबा ने रिप्लाई किया उसका? हाँ, आज भी मेरे बाबा की चिट्ठियां हैं मेरे पास। अरे वाह, मैंने सारी चिट्ठियां रख रखी। बाबा से काफी जुड़ाव आपका? बहुत। मेरे बाबा और मेरे बड़े ताऊ जी श्री नंदकिशोर वाजपेयी जी, मेरे चाचा दोनों, मेरे पिताजी श्री ब्रजकिशोर वाजपेयी जी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो पुरुष लॉबी थी बचपन से, उसने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। नहीं, उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है उसी की आज देन है कि आप जिस मुकाम पे खड़े हैं। अच्छा, बचपन में हम सभी, या यूं कह लें कि जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तो हम सभी कुछ ना कुछ घर वालों से थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, किसी भी चीज में। तो आपको याद हो अगर आपकी स्मृति में कि जीवन में पहली बार, मतलब ऐसे नहीं, एकदम बचपने में नहीं, लेकिन हाँ जब कुछ झूठ बोल के कोई काम किया हो सबसे पहली बार? अम्मा पिताजी से कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, क्योंकि हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। पिताजी भी हमारे, उन्होंने बहुत मेहनत से हम लोग को पाला। तो हम टिपिकल भी क्या, मुझे लगता है कि हम लोग तो जिससे मेरे ख्याल से लोअर मिडिल क्लास में आएंगे। जी जी। और हम 6 भाई बहन। तो अम्मा पिताजी से कभी झूठ नहीं बोला और आज भी अपने हस्बैंड से कभी झूठ नहीं बोला, झूठ को अलग रखा। चलिए, फिर तो ये प्रश्न ही ना कभी झूठ नहीं बोला। अब बच्चों से हंसी मजाक में नहीं, वो तो खैर। अच्छा, पहली बार, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये सबसे पहली बार कब ये एहसास हुआ कि मतलब अब लोकप्रिय हो गए? मतलब जो मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये मानक हैं लोकप्रियता का, वो हमें रिकॉग्नाइज करें और हमें पहचाने और हमें सम्मान दें। सबसे पहली बार ऐसा कब लगा? अच्छा, तब लगा, ये तो बहुत सारे मौके हैं, लेकिन एक बात का जरूर उल्लेख करूंगी। किसी ने आपके लिए कभी गड्ढा खोदा हो, है ना? किसी ने कभी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए बहुत गड्ढे खोदे हो, और वही व्यक्ति आप बगस में, आइए बैठिए प्लीज, और उठ के खड़ा हो जाए और आप विजय सिंह स्टूडियो में आ जाए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। ये बड़ा सही है आपने, मतलब ये बढ़िया था कि मतलब ये लोकप्रियता का नहीं, मतलब ऐसे पूछिए, मतलब सीरियस ऑनेस्ट नहीं, मैं सीरियस ही बता रही हूँ आपको, एकदम सीरियस बता रही हूँ कि आपके स्टूडियो में आने का मतलब क्या है। नहीं, और दूसरी चीज, हाँ ऐसा भी होता है। जी सबसे पहली बार, क्योंकि मैं दिल्ली जा रही थी प्रयागराज से, मेरा वेटिंग में टिकट था और टीटी से शायद लोगों ने बात भी की थी, तो लोगों ने कहा कि ये बात हो गई करीब 15 साल पुरानी। नहीं, ट्रेन एकदम पैक है, कोई टिकट नहीं है, नहीं वेटिंग है, अपना जैसे मर्जी करिए। पहले वेटिंग लेके लोग चल देते थे। तो फिर मैंने कहा, मैं ट्रेन में चढ़ गई, मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं जब ट्रेन में चढ़ गई तो इन्होंने कहा, अरे हमने कहा हम बात कर लेंगे ना। तो मैं टीटी के पास गई, मैंने कहा सर मुझे एक सीट चाहिए, मैं फिर कैसे बैठ गई, मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उन्होंने कहा, अरे मैडम आप, अरे आप जाइए B7 में जाके बैठ जाइए, B1 में 7 नंबर पे, वो मेरी सीट है, अगर कहीं नहीं मिलेगी तो आप उसी पे जाइएगा। तो उस समय लगा कि हाँ, जिसको मैं नहीं जानती वो मुझे जान रहा है। बड़ी बात है। अच्छा, हम लोगों ने वो दौर देखा, चिट्ठियों का दौर देखा, फिर लैंडलाइन का फ़ोन देखा, फिर लैंडलाइन का एक ऑल्टरनेट कॉर्डलेस आया जिसमें कि आप फ़ोन लेके कम से कम घूम सकते थे, फिर मोबाइल का दौर आया। मोबाइल में भी ऐसा भी दौर आया जब
इनकमिंग के भी पैसे लगते थे बिल्कुल। और फिर हर घर मोबाइल पहुंचने में, हर हाथ मोबाइल पहुंचने में एक लंबा समय लगा। तो आपने सबसे पहला व्यक्तिगत, पारिवारिक नहीं, व्यक्तिगत फोन कब लिया पहली बार? मैंने नहीं लिया 99 में, चूँकि जब मैं यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर रही थी एमए अपना म्यूज़िक से, सेकेंड ईयर में बच्चा था मेरा, काफ़ी दूर पढ़ने जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम टेंशन में रह के कोई काम मत करो, आपके लिए हम फ़ोन की व्यवस्था करते हैं। तो हमने कहा नहीं फ़ोन नहीं, इतना ऐसे खर्चे हैं, लैंडलाइन है, सब है। कहा नहीं। तो PNT फ़ोन आता था BSNL का, वो फ़ोन मुझे मिला। अच्छा। और फ़ोन मुझे मिला, फिर पता चला कि सारे लोगों का काम उसी फ़ोन से चल रहा है। और बिल कितना आ रहा है उस समय? 800, 900, 1000। तो ये कहते इतना बिल कैसे होगा? भाई कोई कहता तो हम मना नहीं कर पाते, इसीलिए हम कहते थे हमें फ़ोन मत दीजिए। बोले ठीक है भाई, आप चलिए। तो व्यक्तिगत ना हो के सार्वजनिक हो गया। सार्वजनिक पूरे क्लास का फ़ोन हो गया था। जी। जिसको ज़रूरत हो तो क्या कहता था हमसे? यूनिवर्सिटी डेज में? हाँ, हमसे ये नहीं कहते थे लोग कि सब मुझे दीदी बोलती थी, सब बच्चे छोटे थे। तो कहते थे दीदी अगर सर पूछे तो आप कह दीजिएगा हम PCO तक गए हैं। अच्छा। ये नहीं कहते थे फोन दे दीजिए। रोज कैसे? कैसे मजबूरी में कहेंगे तुमने अरे PCO क्यों जाओगे, फोन है। ये सही तरीका ये सही तरीका था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा दूसरा सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है पहली बार, और बहुत सारे पन्ने आपके पलटने का अवसर मिलेगी। मतलब आपके बाल्यकाल से लेके अब तक की जो स्मृतियां रही हैं। तो अपने आपकी इजाजत हो तो अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े, जिसका नाम है संदेशे आते हैं। तो संदेशे आते हैं हमारा जो सेगमेंट है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे दर्शकों को पता चलता है कि हमारे शो में कौन आने वाला है, बहुत सारे प्रश्न अपने भेजते हैं। अब सारे प्रश्नों को तो सम्मिलित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का उत्साह होता है ना हमारे गेस्ट को लेकर के कि लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न चुरा के लाया हूँ आपके लिए, जरूर, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके उत्तर देंगे हमारे दर्शकों के लिए। जरूर। सबसे पहला जो प्रश्न है संदेशे आते हैं सेगमेंट का, वो ये है कि यूँ तो आपको गीत सुनना बहुत पसंद है, आप गीत गाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा, हालांकि बहुत मुश्किल प्रश्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो दिल के बड़े करीब हो। पापा मेरा मेरी शान है, तुझ में बसी मेरी जान है, मेरा तो बस यही अरमान है कि छूटे न दामन कभी, हाथों में ये हाथ हो। पिताजी के लिए मैं अक्सर ये गाना मुझे याद आता है। पिताजी को लेके मैं देखता हूँ बड़ी इमोशनल है, खैर सभी होते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो मेरी शान मेरे पिताजी थे। एक जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी पूरी प्रोफाइल इलाहाबाद के इर्द गिर्द घूमती है। इलाहाबाद जो प्रयागराज बन गया है आप तो प्रयागराज तो अभी बना है रिसेंटली, लेकिन जब आपकी शुरुआत हुई तब तो इलाहाबाद रहा। तो आप इलाहाबाद में बसी और अब इलाहाबाद आप में बसता है, यानी प्रयागराज। तो प्रयागराज के बारे में आपकी अपनी जो जर्नी रही है, या यूं कहें कि अगर हम यहाँ लखनऊ में बैठ के पूछते हैं कि प्रयागराज की विशेषताएं बताइए, कि प्रयागराज ऐसा क्या विशेष है कि न जाने कितने विद्वान वहाँ से निकले हैं, न जाने कितनी ज्ञान की गंगा वहाँ बहती है, और संगम है तो वो ज्ञान का भी संगम है, संस्कृति का भी संगम, बहुत सारी। प्रयागराज के बारे में कुछ बताइए, विशेषताएं वहाँ की। यह प्रयाग है, यहाँ धर्म की ध्वजा फहरती है, गंगा भी आकर यहाँ बहन यमुना से मिलती। क्या ऐसा हमारा प्रयागराज है। मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि शायद मैं प्रयागराज में ना होती, या मेरी शादी किसी दूसरी जगह हो गई होती, तो शायद ये रंजना त्रिपाठी आपके सामने ना होती। तो उसकी मिट्टी का आशीर्वाद है, और जिनको भी उनकी मिट्टी का आशीर्वाद लगा है, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई साहित्यकार हो, चाहे वो जनमानस हो, जिनको भी प्रयागराज की मिट्टी का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने हमेशा क्षितिज के आखिरी छोर तक अपनी यात्रा पूरी की है। ऐसा है प्रयागराज हमारा। बहुत किस्मत वाले हथौड़ा और हर श्रृंगार।
दोनों तेवर हैं उसके, खाटी देशी भाषा, लेकिन सबको अपने अंदर समाने की ताकत रखता है प्रयागराज। तभी ना करोड़ों आदमी आते हैं और संगम में डुबकी लगा के चले जाते हैं और किसी का बाल भी बाका नहीं होता। बड़ी बात। तो मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ अपने शहर से। कोई मेरे शहर की बुराई करता है, मेरा झगड़ा हो जाता है। सब कुछ सुन सकती हूँ, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ नहीं सुन सकती। अब बड़े किस्मत वाले भी होते हैं वो लोग जिन्हें मतलब जिनका मायका भी वही शहर हो और ससुराल भी वही शहर हो। तो आपके लिए तो ये बड़े मतलब बड़ी फॉर्चुनेट रही आप इस मामले में। जी। तो अब हम लोग को प्रयागराज बुलाइए कभी। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। पिछली बार एक बार आपने बुलाया था तो हम लोगों को कुछ घूमने का मौका नहीं मिला। नहीं, अब आप आइए, तो मैं अब आपके प्रोग्राम वहाँ पे रखाऊंगी। आपका वो बैसाखी वाला शो। तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, मन संचालन की एक आपकी लंबी यात्रा रही है। तो अभी एक नई पीढ़ी जो नई खेप तैयार हो रही है, या ऐसी भी खेप है जो तैयार हो चुकी है मन संचालन में, जिनकी जो रुचि रखते हैं, एक बहुत व्यवहारिक समस्या आती है कि मन संचालन को करियर ऑप्शन के रूप में लोग नहीं देख पाते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो करियर ऑप्शन के रूप में मन संचालन को लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? क्या आप देखती हैं, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? चुनौतियाँ बहुत हैं, चीज़ें बहुत मॉडर्न हो चुकी हैं, और जो कर भी रहे हैं बच्चे, अच्छा कर रहे हैं, वो हम वैसा हम कर भी नहीं सकते। तो इन्होंने सब चीज़ों को मिला दिया है। मंच संचालन का मतलब मंच संचालन होता है। जो शादी ब्याह के प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में होते हैं, घरों में लोग फंक्शन में करते हैं, उसे मंच संचालन नहीं कहेंगे, लोग उसे भी मंच संचालन समझते हैं। हमें पहले कंपेयरिंग, एंकरिंग, इनमें अंतर समझना होगा, और तब अगर कोई इनमें कैरियर बनाना चाहे तो बहुत उसके लिए ऑप्शन है। अब मुझे बहुत ऐसे अवसर मिलते हैं जो मुझे छोड़ना पड़ता है, मुझे लगता है मैं उसमें फिट नहीं हूँ, तो मैं फिर लोगों को कहती हूँ कि आप उनसे संपर्क करिए, उनसे संपर्क करिए, शायद वो कर ले। लेकिन एक जो मुझे क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र में अरे आप बहुत उम्दा कलाकार हैं सर। लेकिन मैं एक चीज़ ये समझना चाहूँगा आपसे, सामान्य तौर पे जो जनपद स्तर की अगर हम बात करें, जी, बाकी जो बहुत बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक रिकग्निशन मिल जाता है तो फिर करियर वाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या ऐसे जो काम कर रहे हैं, सामान्य तौर पे ये एक ऐसी जॉब है, अगर आप भी महसूस करते होंगे, शायद पता नहीं आपके जीवन में कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन ये एक थैंकलेस जॉब हो जाती है एक समय के बाद। इस रूप में अर्थ कहीं नहीं है उसमें। बस मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। एक तो क्या है कि मीडिया भी संचालन को पूरी तरह से माइनस कर देती है। बहुत कम ऐसा होगा कि अगर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें ये लिखा हो कि मन संचालन इन्होंने किया। कोई संवेदनशील पत्रकार है, तो शायद मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए लिखते हैं, आपके लिए लिखते होंगे, मेरे लिए दिल्ली तक के पत्रकार लिखते हैं। तो मैं आ रहा हूँ उस पे। मेरा प्रश्न ये है कि एक तो थैंकलेस जॉब इस रूप में हो जाती है कि मतलब वो आप नोटिसेबल आप नहीं रह जाते, ठीक है, लोग पब्लिक आपको देख रही है, आप एक चेहरा हो, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। दूसरा, अर्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि आपने बहुत बड़े मुकाम पे संचालन किए हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। किसी से आज तक मैंने 1 रुपए की बात नहीं की। आपने नहीं की, ठीक है, लेकिन अब पैसे मिलने शुरू हो गए। मेरा प्रश्न ये है यहाँ पे, जो मतलब मेरा भी नहीं है, लोगों का है, जो आपसे लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपको संचालन करते देखा है। लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, अच्छा करियर है, लेकिन अगर हमें मतलब इस तरह से भुगतान भी नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मान लिया जाता है कि नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे, अब लोग करने लगे हैं। लेकिन जैसे वाजिब, जेन्युइन है ना, लोग जैसे आजकल के लोगों को पैसे सबको चाहिए, एफर्ट्स कोई नहीं करना चाहता। तो जो चीज़ें हमें चाहिए आप वो दीजिए भी। और एक होता है ना, बजटिंग होती है हर चीज़ की। आप कहोगे कि आपको 1 घंटे प्रोग्राम के लिए 15,000 मिलेगा तभी हम आएंगे, तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। कुछ आपको फिर आप जिस शहर में रहते हो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। आप एक जगह फ्री में करेंगे, 2 जगह करेंगे, लोग सुन के आपको बुलाएंगे। अभी मेरा 8 तारीख को दिल्ली में भी एक प्रोग्राम है। मैंने बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रोग्राम किए हैं, इवन त्रिवेंद्रम तक में जाके किया है, चेन्नई तक में जाके किया है। तो लोग आपको जब पहचानेंगे तो आपको जगह देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने पे काम डालना पड़ेगा, उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
जैसे लोग कहते हैं कि लेकिन मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि ये एक चिंता आज के युवाओं की है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता है। आपके साथ एक बेहतर बात यह है कि आप सरकारी सेवा में भी हैं, एक निर्धारित तनख्वाह आपकी आ रही है, लेकिन जो सिर्फ यही करना चाहते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो फ्री शोज हो गया या इस तरह की चीजें कोई नहीं कराता विजित जी, कोई फ्री में काम नहीं कराता, लेकिन वाजिब पैसे आपको मिलेंगे। कोई फ्री में, अब तो कोई फ्री में काम ना करता है ना कराता है, क्यों करेगा कोई? तो मतलब इसको एज अ करियर बिल्कुल, और उम्दा कैरियर है इसमें। जी जी। एक महिला के तौर पर हमारा समाज अभी भी कहीं ना कहीं, ठीक है, हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये जो एक दीवार थी वो टूट रही है कि टिपिकल ये महिला, ये पुरुष, महिला घर संभालेगी, पुरुष जो है वो बाहर कमाएगा, ये दीवार टूट रही है धीमे धीमे, अब लगभग सब कुछ बराबरी में आ रहा है। लेकिन फिर भी एक महिला होने के कारण बहुत सारी चुनौतियां जीवन में होती हैं, और विशेष रूप से तब जब आप सार्वजनिक जीवन में हो और लगभग आपका ज़्यादा समय यात्राओं पे गुजर रहा है, मंचों पे गुजर रहा है, लोगों से बातचीत, इधर उधर जाना, पब्लिक मीटिंग्स। तो एक महिला के तौर पर ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा? कुछ भी नहीं बदला है, आज भी चुनौतियां पहले से ज़्यादा हैं। और आपको और बता दूं मैं एक बात, पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा चुनौतियां हैं, उनसे अच्छे वो अनपढ़ हैं, तो रानी बिटिया, राजा बिटिया, मोर बिटिया, हमार बिटिया करके आपको गले लगाते हैं। जो पढ़े लिखे लोगों का तबका, वो तो आपको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो चुनौतियां कहीं से कम नहीं है, और रोज़ हर जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उस लाइन में मैं भी इन सारे आक्षेप, इतना सारा जो मैं काम कर रही हूँ समाज के लिए, देश के लिए, कभी मैंने खुद के लिए अपना वक्त नहीं निकाला, हमेशा मेरा समय दूसरों के लिए रहा। लेकिन उंगलियां उठती हैं, उठेंगी भी क्यों नहीं? जब आप सूरज को छूने की कोशिश करेंगे तो आप जलेंगे, बिल्कुल सही। चांद को छूने की कोशिश करेंगे तो आप गलेंगे। तो या तो आप जलना और गलना छोड़ दीजिए, या तो फिर आप घर में बैठ जाइए। तो मुझे जलना पसंद है। वो इंदौरी साहब की लाइनें हैं ना कि आंधियों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अर्जुन की तरह मछली की आंख देखती हूँ। तो ये कैसे, मतलब आरोपों को या इस तरह के आक्षेपों को झेलते हुए कितना मुश्किल होता है? कभी कभी तो जब लोग आरोप लगाते हैं तो फिर रात में वो अपने को खुद पीटते होंगे कि मैंने क्यों लगाया। मैं डायरेक्ट बात कर लेती हूँ, आपने ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप करके तो देखिए कितनी मेहनत लगती है। घर के काम करना, कॉलेज करना, फिर बाहर करना, फिर अपना मेरी अभी एक और किताब बस इसी हफ्ते आ जाएगी, उन सब चीज़ों पे काम करना। और ससुराल देखना, मेरा बहुत बड़ा ससुराल है। मायका देखना, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरी भाभियाँ हैं, बच्चे हैं उनके, मेरी बहनें, मेरी छोटी बहन है जो इसको हमेशा बेटी की तरह माना, उन सबको देखना, सबसे मतलब रखना। आपसे मेरा जुड़ाव कैसे है? कोई आपसे पूछेगा आपने कैसे बुला लिया रंजना त्रिपाठी को, तो आपको जवाब रखना पड़ेगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी जवाबदेही आपके परिवार से होती है, आपके बच्चों से होती है, आपके पति से होती है। जिस दिन वो कुछ पूछेंगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत चुनौतियाँ, और बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी जगहों पे लोग जो हैं उनसे मतलब मेरा बिगड़ता भी छोटे मोटे लोगों से नहीं, बड़े बड़े लोगों से पंगे होते हैं। लेकिन ठीक है, वो भी ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा मुझे मिलेगा, तो ये भी तो मेरा ही पाठ है। अच्छा, बेसिक शिक्षा में एक लंबा समय आपने गुजारा है। एक मेरा जो जिस चीज़ को लेके मैं बड़ा कंसर्न रहता हूँ वो ये है कि जो एक हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली है ना, विशेष रूप से जो बुनियादी शिक्षा हमारे यहाँ की, अब तो आप खैर पीजी कॉलेज में चली गई, उसमें मेरा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हम लोगों ने ना सारी चीज़ों को मार्क्स बेस्ड कर दिया है ना, कि अंकों पे आधारित पूरा गणित जो है ना अंकों पे आधारित हो गया कि बच्चा इतना परसेंट ला रहा है तो ये है, इतना परसेंट ला रहा है तो ये। अब जैसे आपने बताया कि क्लास सेकंड में आपकी हिंदी में बड़ी रुचि हो गई, क्लास सेकंड से ही नॉवल पढ़ना, ये करना वो करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी संगीत में बड़ी रुचि होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी खेल में बहुत रुचि होगी, लेकिन अभी भी वो शिक्षा प्रणाली का कोर पार्ट नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल। म्यूजिक क्लास है तो पता चला वीकली एक क्लास चल रही है, स्पोर्ट्स का है तो ठीक है वीकली एक स्पोर्ट्स का चल गया या कुछ ऐसा है। आपको नहीं लगता है कि आज की डेट में जब कंपटीशन इतना टफ है,
जब क्लास 10th में आते आते आपकी अंडर 15 की उम्र ही निकल जाती है। आपको अगर अंडर 15 स्टेट के लिए खेलना है तो फिर आपकी उम्र खत्म हो गई। आपको उस गायन में अगर अंडर 15 में करना है तो क्लास 10 के बाद आप खत्म हो गए, कर नहीं पाए, 17 तक तो आपके हाई स्कूल कंप्लीट हो रहे हैं आज की तारीख में। तो शिक्षा के अतिरिक्त, जो बुनियादी शिक्षा है उसके अतिरिक्त अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी का भी कोई रुझान है, उसको आकार देने की जो कोशिश होनी चाहिए, जो इतना मैं देख पा रहा हूं, वो बुनियादी स्तर पे नहीं हो रही है। अब नई शिक्षा नीति जो है, मेरे प्रश्न पूरा हो गया, मैं उस पे आ जाऊं, मैं प्रश्न पे आ जाऊं। मैं आपसे बतौर शिक्षिका ये पूछना चाह रहा हूं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, मतलब गवर्नमेंट का, या कॉन्वेंट एजुकेशन हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी हो, क्योंकि मैं खुद आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं। मेरे यहाँ भी कोई स्पोर्ट्स को ऐसा तवज्जो नहीं दी गई। कभी स्पोर्ट्स डे हुआ तो 4 दिन हो गया, खत्म हो गया। हफ्ते में एक बार 0 पीरियड होता था, उसमें कहीं कुछ हो गया तो हो गया, मतलब कोर कभी कुछ नहीं रहा। उर्दू भी हमको अलिफ बे पे ते आती है, संस्कृत भी हमको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं। एग्जैक्टली, जैसे कि आपको मैथ पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको इंग्लिश हिंदी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बतौर शिक्षिका आपका इस विषय पे अपना क्या स्टैंड है, आप इसको किस रूप में देखती हैं कि अगर क्षेत्र विशेष में कोई रुचि है तो उसको कैसे पॉलिश किया जाए? देखिए, बेसिक शिक्षा से ही शुरू करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे, सक्षम लोग, जिम्मेदार लोग पूछे, तो मैं बताऊं कि टीचर को टीचर बनने रहा दिया जाएगा अगर, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से करेगा। आप टीचर को रसोइयाँ भी बना दे रहे हैं, आप क्लर्क भी बना दे रहे हैं, आप उसे डाकिया भी बना दे रहे हैं। टीचर का जो बेसिक पार्ट है वो छोड़ के वो सारे काम करेगा, तो वो बच्चों के साथ कैसे न्याय कर पाएगा? पहली तो ये बात। दूसरी बात, हमारी जो नई शिक्षा नीति है उनमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो म्यूज़िक भी पढ़ सकता है, वो जब चाहे तब सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। साइंस वाला आर्ट्स भी पढ़ सकता है, वो एक सब्जेक्ट के रूप में म्यूज़िक को भी ले सकता है, वो खेल विषय को भी ले सकता है, डिफेंस को। जो ये स्ट्रीम वाली चीज़ है, ये हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छे से मैनेज की गई है। तो इससे हो सकता है आने वाले समय में इसका फ़र्क देखने को मिले। नहीं, तो आपने ये जो बताया कि नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था आ रही है या टीचर्स को ज़्यादा एंगेज कर दिया जाता है, इस कारण भी ये समस्या है, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी इसका उत्तर नहीं मिल पाया हमें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप शिक्षा नीति में इन सारी चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंस देते भी हैं, तो क्या हम एक्सक्लूसिव उनके टीचर्स रखेंगे? मतलब स्पोर्ट्स के तो शायद अभी भी हैं, म्यूजिक के भी हैं। अच्छा, म्यूजिक के? हाँ, म्यूजिक के भी हैं। ओके, बेसिक एजुकेशन में? हाँ, बेसिक एजुकेशन में होते हैं। और प्रॉपर अब तो सारा इंस्ट्रूमेंट चीज़ें बदल चुकी है विजित जी, जी। बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं खुद अपने बच्चों को हारमोनियम सिखाती थी, गवाती थी, और पूरे सारे स्कूल के बच्चों को एक साथ बैठा के मैं तो पहाड़े भी उनको गानों में कराती थी। अच्छा। और क्लास 2, 3, 4 के बच्चों को 20 तक पढ़ा याद करवा देती थी। कविताएं उनकी किताबों के सारे गा गा के सुनाती थी। एक मुझे याद है 7th में एक कविता थी, मैं जितने भी होते थे इनसे, सुमन जी की कविताएं, सबको मैं गा के बच्चों को सिखाती थी। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रही हैं आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा कि जब बुनियादी तौर पे ही इन सारी चीज़ों की, जिसका जो जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है वो पढ़ेगा, उसी पे पॉलिश ज़्यादा किया जाए। बाकी हाँ। ठीक है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, उसको पॉलिश किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे देश में और ज़्यादा जो है लोगों की जो क्षमता है वो बेहतर तरीके से निखर करके आए, लोग राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व करें। एक नैतिक शिक्षा पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जैसा कि मैं कह रहा था, मार्क्स की ऐसी मारा मारी है चारों तरफ ना, कि मतलब हर आदमी यही आकलन कर रहा है कितने परसेंट मार्क, कितने परसेंट मार्क, कहाँ पहुँच गए, बीटेक कर ली, ये नौकरी वो नौकरी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बेहतर इंसान बनने पे कितना ज़्यादा जोर है आज की तारीख में? आप कहाँ खड़े हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कितने बेहतर इंसान हैं ये महत्वपूर्ण बहुत कम रह गया है जी। नैतिक शिक्षा, जब मैं था, अब तो मुझे नहीं पता इस समय की क्या स्थिति है, नैतिक शिक्षा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था, किताब होती थी, पूरी एग्जाम होता था, अलग अलग जो विभूतियां रही हैं या अलग अलग इस तरह की लर्निंग्स और सब कुछ, मदर टेरेसा से लेकर के सबका। अब मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसका जीवन में, चूंकि आप दुनिया घूम रही हैं, आप भी देख रही हैं, आपको भी इंसानों की परख होगी, सब कुछ होगा, एक इंसान के तौर पे बेहतर बिहेव करने वाला, लोगों से सही तरीके से बात करने वाला, छोटे को बड़े को सबको सम्मान देने वाला, दुनिया भर की जो लतें हैं, गलत लतें हैं, उनसे दूर रहने वाला एक ऐसा इंसान, यानी नैतिक शिक्षा का हमारे पूरे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट
कितने सीरियसली बन रहा है बच्चों में? या मतलब मैं आपसे अगर ओवरऑल बात करूं एक शिक्षक के तौर पर, जी मैं एक जी अध्यापिका नहीं से नहीं बात कर बिल्कुल। रहा देखिए इसके लिए फिर वही का, जैसे मैं डिग्री कॉलेज में हूँ तो मेरा विषय संगीत गायन है, उसके बच्चे हैं, उनसे तो जो होता ही होता है, लेकिन हम टीचर्स को बच्चों से संपर्क रखना चाहिए। वो संपर्क किस नाते, कोई बच्चा बहुत देर फ़ोन में बात कर रहा है तो ये हमें चेक करना होगा कि जेन्युइन बात कर रहा है या वो कहाँ बात कर रहा है, या नहीं स्कूल के आने के बहाने वो किसी और चीज़ में, लड़की है किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो। या हमें बच्चों को चेक करते रहना चाहिए उनके कपड़े कैसे हैं, बच्चे ऑटो में आते हैं, आज होता है ना कि जैसे जौहरी चांदी के बर्तन ऐसे ही लगा देता है, सोना हीरा सब तिजोरी के अंदर रखता है, ऐसे ही हमारी ये बच्चियाँ आजकल की हैं। तो हमें इन चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए, समय समय पे ओरिएंटेशन उनका करते रहना चाहिए कि क्या उनके लिए समाज में अच्छा बुरा, और हम लोग करते भी हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना है, एनसीसी है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, इनसे भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनसे भी हम लोग लगातार टच में रहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर, और ये जो हमारे बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, युवा पीढ़ी है हमारी, उनके साथ हमें टीचर नहीं बनना होता है, उनके साथ उनके दोस्तों की तरह, उनका मन हो ना हो उनके बर्थडे में केक भी खड़े होकर कटवाना पड़ता है। जब आपसे उनको सहारा मिलेगा, आपसे उन्हें आसरा मिलेगा, आपका उनको साथ मिलेगा, तो उनके भटकने की संभावनाएं कम रहती हैं। मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस लेवल पे आके, ग्रेजुएशन लेवल पे आके, हम ऐसे ही बच्चों को उनके अंदर मॉरलिटी डेवलप कर सकते हैं। उन्हें उनको बताते रहें कि माँ बाप आपके बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाने भेज रहे हैं, आप इस टाइम का सदुपयोग करिए, बच्चों घूमो नहीं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, ऐसे मतलब उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। जब आप कॉलेज रहें, स्कूल में रहें, तो टीचर्स को फिर उस समय बच्चों में और कॉलेज की धरती को ही समर्पित हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब वही थोड़ा सा ये जो आप, हम आए, हमने क्लास लिया, हमारी ड्यूटी खत्म, वो तो कुछ नहीं है। क्लास आप 10 मिनट कम ही ले लीजिए, लेकिन आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए और उनके अंदर संस्कार दीजिए। क्योंकि ये बड़ी ना एक अजीब सी भटकाव की स्थिति है। कम उम्र में मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो, नहीं मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो खेप निकल रही है, चाहे वो गाली गलौज को लेकर के हो, कि ये एक तो इसमें फिल्मों का ही बड़ा विशेष योगदान हो गया है कि मतलब वेब सीरीज हो या कुछ भी, इतनी गाली गलौज, तो आपस में गालियां देना, कम उम्र में तमाम तरीके की लतें लग जाना, ये ध्यान रखना पड़ता है, ये नहीं सब चीजों वही का। मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं कभी कभी क्या ग्रुप बना, कोई कान में गलत बात पड़ी, अरे बेटा ऐसे बोलते हो, हाँ, फिर तुम कहीं खड़ी होगी तो लोग कहेंगे यार कन्या में यही सीखा। फिर मैं उनको ऐसे समझाती हूँ। बल्कि कभी कभी हमारे साथ के बहुत तुम उलझती हो बच्चों से, कहते मज़ा आता है उनके साथ, मुझे मज़ा आता है, अपने छोटों के साथ या अपने बड़ों के साथ, साथ वालों का कोई हिसाब किताब नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टीचर्स का जितना ज़्यादा संवाद होगा उतना ज़्यादा जो है, आप देखिए ना, वो अपने जीवन का क्रीम टाइम, अपने होल डे का क्रीम टाइम, जब कुछ सीखने का वक्त होता है, खाने पीने का, उठने बैठने से, वो आपके साथ रहते हैं, कॉलेज के साथ रहते हैं। घर जाके लड़कियां हैं तो घर का काम करेंगी, फिर थोड़ा कुछ पढ़ेंगी, सो जाएंगी, उनको वो चीज़ें सीखते नहीं हैं। वो तो एक घर का घरेलू वातावरण रहता है कि माँ चाचा परिवार है तो क्या तुन्न बुन्न हो रहा है, तो वो ये चीज़ सीखते। स्कूल कॉलेज में उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। जैसा हमारे कॉलेज के पास बाज़ार है, मैंने कई बार लड़कियों को टहलते देखा, बाद में मैं उन्हें बुलाती हूँ कि रोज़ बाज़ार मत जाया करो बेटा, पैसा भी वेस्ट करोगी, टाइम भी, और बुरी नज़रों से घिरोगी। कोई एक टाइम बना लो कि 15 दिन में एक बार जाना है, कि 10 दिन में एक बार जाना, तब वो ज़रूरी काम करो। बच्चे मानते भी हैं। एक आखिरी प्रश्न है इस सेगमेंट का कि यात्रा आप निरंतर करती रहती हैं अलग अलग जगहों पे, अलग शहरों में, अलग राज्यों में, तो यात्राओं का आपके जीवन में क्या महत्व है और उसने वो मतलब कैसे आपके नज़रिए को एक नया आकाश देता है, एक नया दृष्टिकोण देता है यात्राओं की महत्ता पे? अगर बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने, एक तो आप हर दूसरी जगह की कल्चर को जानते हैं, तीसरी चीज़ आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रांग होता है। सबसे पहली सबसे लंबी यात्रा मैंने की थी, मैं इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, मैं गाइडिंग की जम्बूरी में गई थी हैदराबाद, और तब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में थी। तब मैंने 25 लोगों की खिचड़ी 3-4 बार करके कुकर में एक धर्मशाला में बनाई थी। हमारी मैडम शॉपिंग करने गई थी,
और तो खिचड़ी बनानी आती नहीं थी उतनी ज़्यादा, लगता था एक सीटी में बन जाएगी। तो वो जैसे होता है ना करके सीखना, तो वो मैंने बना बना जब रखा, उनका अरे ये कच्ची, इसको फिर से सीटी मारो। तो ऐसे कर करके खिलाया। कभी स्टेशन के इटारसी प्लेटफॉर्म पे खाना बन रहा है तो जाके खाना ढूंढ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको सिखाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यात्राओं पे जाना। मुझे अभी आप कह दीजिए अभी कहीं चलना, मैं चली जाऊंगी। हालांकि कल एक मेरठ में लोग कह रहे थे प्रोग्राम, हमने कहा नहीं मैं लखनऊ में हूँ तो मैं आ नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यात्राएं आपको मजबूत बनाती हैं, बहुत मजबूत करती हैं आपके आत्मबल को, आपके कॉन्फिडेंस को, सबको मजबूत। तो हमारा ये सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है, संदेश आते हैं। लेकिन इस सेगमेंट को समाप्त करने के पहले अब आप हमारे सामने हैं, तो मतलब ऐसा कैसे संभव है कि बिना आपसे कुछ सुने हम आगे बढ़ें। तो कुछ भी 4 पंक्तियाँ अगर आप गुनगुना सकें हमारे दर्शकों के लिए, कोई भी 4 पंक्तियाँ। जो एक बड़ा प्यारा सा मैंने आप किसी मंच से सुना था एक बारी आपको गाते हुए, कहाँ मैंने सुना था, कपिलवस्तु महोत्सव में हमरी अटरिया पे आपने गाया था। बहुत प्यारा 4 पंक्तियां, आप बहुत बढ़िया गाती हैं, अगर वो सुना सकें आप। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन, आओ सजन तुम हमरे दुआरे, आओ सजन तुम हमरे दुआरे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए, हमरी अटरिया आ जाओ सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, नैन मिल जाई है, नैन मिल जाई है, जुल्म हो जाई है, सारा झगड़ा खत्म हो जाए, हमरी अटरिया पे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत उम्दा आप गाती। मैं उस वक्त जब सुना तभी मुक्त रह गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये भी सेगमेंट यहाँ समाप्त होता है। संदेश आते हैं और हमारे दर्शकों के प्रश्नों को आपने बहुत उम्दा तरीके से उसका उत्तर दिया, धन्यवाद। अब आपकी इजाज़त हो तो अपने इस कार्यक्रम के सबसे आखिरी सेगमेंट पे चलें, जिसका नाम है चलते चलते। हमारा ये जो सेगमेंट है, इसमें हम अपने गेस्ट से गुजारिश करते हैं, वो जिस भी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कि कुछ भी हमारे दर्शकों के लिए नहीं, ये नहीं माना जाएगा, वो तो उस सेगमेंट का पार्ट था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक तो मुझे इसमें 2-3 चीज़ें आपसे सुननी है। एक तो सबसे पहले कोई एक प्यारी सी कविता, चूँकि आप एक तो अध्यापन कार्य में भी हैं, दूसरा आपको कविताएं पढ़ने का, और तीसरा मन संचालन आप करती हैं। मुझे पता है बहुत सारा संग्रह आपके पास, आप मना नहीं कर पाएंगे। एक प्यारी सी कविता जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी, लेकिन हमें प्रॉपर एक मुकम्मल कविता आपसे सुननी है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज में कार्यक्रम था दिव्यांगजनों का, तो मैंने उनके लिए बोला था, और देखिए आप मेरा भाग्य देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, पलट कर आए, क्या पोडियम तक आए, क्या बात, और ऐसे करके कहा, तो शायद वो मेरे सबसे बड़ा मेरा पुरस्कार था। तो उस समय मैंने उनके लिए बोला था, चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि शायद इतना सब हमारे दिव्यांगजनों को देने के बावजूद भी उनके मन में ज़रूर ये बात आ रही होगी। अच्छा, ये एकदम मना होता है कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, बीच में कोई कविता नहीं, उनके प्रोग्राम में लाइन टू लाइन चलेंगे, लेकिन लास्ट में फिर जो कार्यक्रम देख रहे थे सब, उनका अब आप कुछ बोल सकती हैं, तो मुझे भी मौका मिल गया, तो फिर वो आ गए लौट के। मैंने बोला था कि चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, किसकी पंक्तियाँ मुझे पता नहीं, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए, जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, और जो सिर झुके तो
तो देश को प्रणाम हो जाए। क्या बात है, क्या ये मेरी बात बड़ी है। पसंदीदा पंक्तियां हैं। एक और मैं अपनी माँ भारती के लिए बोलती हूँ कि मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे, मेरी भारत माँ के सिर पर उसका ताज रहे। क्या बात, क्या बात। वो जो चीज़ शुरू होगी देश से ही शुरू होके जी। मेरी देश पे ही ख़त्म होती है। और ईश्वर करे कि सच में मैं अपने देश के कभी कुछ काम आ सकूं, तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। मैं समझूंगी कि मेरा जीवन अभी भी आप जो कर रही हैं वो देश सेवा ही है। देश के लिए समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और आप शिक्षण कार्य में लगी हुई हैं। उसके अलावा विविध आयाम जो आपके हैं, चाहे वो समाज सेवा हो या लेखन कार्य हो, ये सब कुछ आप आने वाली पीढ़ी को ही तो मजबूत कर रही हैं, देश को मजबूत कर रही हैं। तो वो तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं हर तरीके से। तो किसी भी रूप में अगर एक व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है तो देश आगे बढ़ रहा है। तो अब आखिरी पड़ाव पे हैं, कविता तो हमने आपसे सुन ली है। एक ना मतलब एक बड़ा जुड़ाव है हम सभी का अपनी मिट्टी से, और जब मिट्टी की बात आती है तो फिर तो मतलब लोकगीत का आपसे बेहतर कोई नाम मुझे याद नहीं आता है। एक कुछ भी एक प्यारा सा एक लोकगीत मैं हो जाए। अपने रामचंद दुबे जी ने मुझे सिखाया था, जो मैंने बहुत मंचों में गाया और बड़ा अच्छा उन्होंने गाया था। काहे बिन सोन दुआर वाए बाबा, काहे बिन सुन लखराव रे, काहे बिन सुन आंगन वाए बाबा, काहे बिन पोखरा तोहार रे। फिर वो कहते हैं, हंस बिन सुन पोखरवा रे बेटी, कोयल बिन सुन लखराव मतलब लाखों का जंगल, लाखों पेड़ों वाला जंगल। वो कोयल ना हो तो बेकार होता है। देखिए लोकगीत में कैसे लोग जोड़ते हैं। कोयल बिन सुन लखराव रे, पूत बिन, पूत मतलब बालक, पूत बिन सुन दुअर वाए बेटी। आगे धिया बिन, धिया मतलब बेटी, धिया बिन अंगना हमार रे, धिया बिन अंगना हमार रे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आखिरी सेगमेंट भी यहाँ पे समाप्त होता है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह, हम कोशिश करते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए जो किस्से हैं उनको बड़े सलीके से, बड़ी खूबसूरती से निकाल के लिए अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अगर आपकी राय जान सकें। नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, लेकिन आपने बुलाया, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कि ये भी ईश्वर की मर्जी होगी कि आपके इस स्टूडियो में मुझे आने का मौका मिला और बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। मैं तो सोच रही हूँ आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं था, कहाँ से आपने इतनी जानकारियाँ जुटाई। और ईश्वर करे आपके इस विजित सिंह स्टूडियो की उपलब्धियाँ, इसकी कीर्ति, इसकी यश पताका क्षितिज के उस ओर तक जाए जिसके आगे कोई जगह ना मिले। क्या फिर मैं भी कहूँगी गर्व से कि मैं भी इस स्टूडियो का एक हिस्सा थी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से। और फिर एक कहा भी है किसी कवि ने कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ना हम है ना तुम हो, एक पूरा संगम हो, फिर क्या गम हो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपकी ये कॉन्सेप्ट, आपका बहुत अच्छा, आपकी कोशिश बहुत अच्छी, और आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा लिया माशाल्लाह। ईश्वर आपकी वाणी को ऐसे ही गति दे। मैं यही आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस जगह पे मैं ज़रूर अपने बड़े बेटे चंदन और अपनी बहू कृतिका को भी ज़रूर याद करूँगी। और मेरा पोता भी हो गया 5 महीने का, कौस्तुभ। ये सारी कौस्तुभ, ये सारी चीज़ें भी
आपको मजबूती बना बिल्कुल। प्रदान करती है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति तो आदमी परिवार में आता है ना, बिल्कुल। तो किसी के एक मुस्कान से दूर है मेरा बेटा याद में रहता है, लेकिन जब शाम को बेटा लेकर देखो दादी दादी, सारी थकान दूर हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। धन्यवाद। और कभी आपको मेरे लायक कोई ज़रूरत पड़े, कोई आवश्यकता हो, मैं कुछ कर पाऊँ आपके लिए, तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। बहुत धन्यवाद। आप हमारे आग्रह पर प्रयागराज से चल करके और लखनऊ तक आई, जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी ही प्रेरणाप्रद आपकी एक यात्रा है। ये पूरी पीढ़ी आपसे सीख सकती है कि मतलब हम बहाने बहुत बनाते हैं, हमारे पास काम ना करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन करना हो तो कितनी सारी संभावनाएं हैं। आपने पहले जब शिक्षा प्राप्त करनी थी तो भी मतलब विवाह हो गया, लेकिन फिर भी आप रुकी नहीं। बहुत सारे उसके बाद आपने हाँ, कोई ऐसी शादी के बाद कोई कमी नहीं थी, लेकिन PhD अपने किया, को प्रूफ करना था, अपने आप को प्रूफ करना मुझे था। खाली बैठना नहीं पसंद। मतलब वो एक खुद की जिजीविषा थी, करना था, सीखने की लालसा थी। तो बहुत अभी भी मेरी बस 4 किताबें आने वाली है जो लॉकडाउन में मैंने उसका सदुपयोग किया। क्या बात। चारों मेरे संगीत विषय पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है उससे भी हमारे स्टूडेंट्स बहुत उनको लाभ मिलेगा। तो आपकी यात्रा यूं ही रोचक चलती रहे और आपकी इस यात्रा से लाखों लोग प्रेरित होते रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो आपके काम को देख करके, आपका जो जीवन शैली है उसको देख करके बहुत कुछ प्रेरित होगी बेहतर करने के लिए। थैंक यू। हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए बहुत नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।